औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब वासिफ क़ादरी साहब, सदर ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आज़मुद्दीन ओवैसी साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर अज़हर खादर साहब, डॉक्टर मिसबा साहब, मोहतरम जनाब मसूद शाह साहब, मोहतरम जनाब बशीर मामा साहब शे नशीन में तशरीफ़ फरमा, मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं वासिफ क़ादरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने और उनके तमाम साथियों ने मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मिलकर आज के इस प्रोग्राम और नशिस्त का एहतमाम किया। मैं ये चाहता हूँ कि एक थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बात को आपके सामने रखूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे ये इल्तिमास है कि अगर आपके कोई सवालात हैं और उन सवालात आप मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग तकारीर करने के बाद चले जाते हैं और लोगों को शिकायत होती है कि भाई वो अपने मतलब की बात करके चले गए। तो मैं अपनी बात ज़रूर करूँगा, रखूँगा यहाँ पर, और उसके बाद अगर वासिफ साहब अगर आप इजाज़त दिए तो फिर सवालात अगर आपके हैं तो इंशाअल्लाह उन सवालात का भी जवाब देकर हम आज की इस नशिस्त को इख्तिताम पजीर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी जवानी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत कुछ किया और फिर अल्लाह ने उनको हैदराबाद से यहाँ पर शिकागो या अमेरिका की सरजमीन पर लेकर आया, तो यहाँ पर उनकी मौजूदगी वतन से दूर रही, मगर सरजमीन हैदराबाद और मजलिस से लगाव उनका बरकरार रहा और उन्होंने अपनी कोशिशों से, अपनी दुआओं से, अपनी सरपरस्ती से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताउन किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबियों में उन्होंने अपना एक बहुत अहम रोल अदा किया। मैं उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो आज बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ी में आ चुके हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको सेहत दे और अल्लाह उनके उस जज्बे को बरकरार रखे और उस जज्बे को अल्लाह आने वाली नस्लों में मुंतक़िल करे, ताकि ये जो जद्दोजहद हमारे बुज़ुर्गों ने 65 साल पहले शुरू की थी, ये एक अमानत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इस अमानत को ज़िंदा रखना है, इस अमानत को बचा के रखना है, ये हम तमाम की ज़िम्मेदारी है। और यकीनन हैदराबाद नहीं बल्कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक आवाज़ है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक पहचान है और इसका क्रेडिट जाता है हमारे उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने 65 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हय्या किया। क्रेडिट जाता है उन कौम और मिल्लत के ज़िम्मेदारों का जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने बड़े पुरआशूब दौर में इस चिराग को रोशन किया और बातिल ताकतों के तूफ़ानों में भी इस चिराग को बुझने नहीं दिया। तो आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सियासी सफ़र 65 साल से चल रहा है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, अहले बैत के सदक़े में और अहले दिल की दुआओं की बिना पर अल्लाह इस सियासी सफ़र को सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। और मुझे यकीन है कि मेरी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी अल्लाह मुझसे ज़्यादा काबिल मुतहर्रिक लोगों को अल्लाह ये जिम्मेदारी सौंपेगा।
अहम बात यह है कि आज वतन अजीज़ हमारे मुल्क भारत में जो हालात हैं वो आप जानते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया छोटी हो चुकी है। हर छोटे बड़े वाक़यात के बारे में आप तमाम को फ़ौरन इत्तला मिल जाती है। तो मैं ज़्यादा उन चीज़ों पर नहीं दोहराना चाहता हूँ जो आप तमाम लोग बाखबर हैं। बस 3-4 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि आज वतन अजीज़ भारत में, हमारे मुल्क में यकीनन एक आईन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जिसको हमारे जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस आईन को बनाया। और इस आईन को जब उन्होंने बनाया तो ये ख्वाब उनका था कि इस मुल्क में कभी भी अक्सरियती तबके की जमहूरियत नहीं होगी, यानी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगी, बल्कि शराकतदारी की जमहूरियत होगी, जिसको अंग्रेजी में आप और हम कहेंगे कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी। मगर जब पहला ही पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उससे लेकर अब तक यानी 2019 के लोकसभा के इंतखाबात में आप देखेंगे कि उस ज़माने से लेकर अब तक अक्सरियती तबके की यानी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ ही हम बढ़ रहे थे। और एक नई किताब आई है, एक ऑक्सफोर्ड के PhD स्कॉलर ने लिखी है, जिसमें उन्होंने उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जो मजलिस के बुजुर्ग 1960 से कर रहे थे। बल्कि उसमें एक वाक़े में एक इंटरेस्टिंग बात उसमें उन्होंने बताई, जो मैंने अपने मरहूम वालिद से भी सुना था, कि जब आईन बनाया जा रहा था, जिसको क़ानून साज असम्बली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असम्बली, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब कभी भी मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात करते तो सरदार पटेल मुस्लिम लीग के उन 2 मुसलमानों को इस्तेमाल करते और हमला करवाते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान पर, कि आप लोग मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाना नहीं चाहते। और उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात भी कही गई थी कि अब आपको अपनी शनाख्त को, इन तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। बल्कि गोविंद वल्लभ पंत ने जब उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि या तो तुमको मिल के रहना पड़ेगा या फिर छोड़ के चले जाना पड़ेगा, यानी आपकी तहजीब तमद्दुन को। मगर आइन तो बन गया। आइन में तमाम वो बातें लिखी गई जो इसके बरक्स थी। आइन ने कहा कि मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा, मुल्क सबको एक तरीके से देखेगा। मगर जो सिलसिला शुरू हुआ, आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि आज बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी के पास 306 MP ज़रूर हैं, मगर उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। आज उनके पास एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। आज भारत की लोकसभा में 14% मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और सिर्फ मेरे ख्याल से 4.5 या 5% के करीब मुस्लिम MPs जीत कर आते हैं। उन तमाम 22 या 23 मुस्लिम MPs में से सिर्फ 2 ऐसे MPs हैं जो उन लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जहां पर मुसलमान 12 या 15% हैं। एक तो गाजीपुर के अंसारी साहब, जिनको अब सजा दे दी गई, उनकी मेंबरशिप चले गई। एक तमिलनाडु से माबाकी जितने 20 MPs हैं बशमूल मेरे, वो उन पार्लिमानी हलकों से आते हैं जहां पर मुसलमानों की वोटर लिस्ट में तनासुब परसेंटेज 30% के अबाव है, 30% के अबाव है। तो इसमें कोई इन सेकुलर पार्टीज का, जिसको मैं नाम निहाद कहता हूं, इनका कोई बहुत बड़ा रोल रहा है। दूसरी बात यह है कि आज हमारे मुल्क में मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुसलमान तो हकीकत है, मगर
इनविजिबल कर दिया जा रहा है मुसलमानों को पॉलिटिक्स से। आज आप देखेंगे कि जितने भी सेकुलर पार्टीज हैं, बीजेपी तो खैर डिसाइड कर चुकी है कि हम मुसलमान को टिकट नहीं देंगे और देते भी नहीं है। दूसरे जो सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं। तो एक भारत की सियासत में मुसलमानों को इनविजिबल कर दिया जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का तनासुब अगर है तो भारत की जेलों में है, अंडर ट्रायल्स में है, कन्विक्शन में है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जो आखिरी डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आया, जो अगर मेरा हाफिजा सही है तो उसमें यह बताया गया कि 24% अंडर ट्रायल्स हैं और जब कन्विक्टेड लोग हैं वो करीब 8-9% के करीब है। तो उससे एक दो बात मालूम होती कि एक तो पुलिस की ज्यादती और दूसरा है कि गैर जरूरी इनको फंसाया जाता था, ये एक है। चौथी बात यह है कि अभी एक नया डेटा आया है, 2020 और 21 का डेटा है, जिसमें कहा गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, उसमें यह कहा गया कि 1 लाख के करीब 1,80,000 के करीब मुसलमान हायर एजुकेशन को छोड़ चुके हैं, माने हायर एजुकेशन से डिसअपियर हो चुके हैं। अब उसमें अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हायर एजुकेशन मुसलमान छोड़ चुके हैं वो है उत्तर प्रदेश 58,000, जम्मू कश्मीर 47,000, तमिलनाडु 14,000, गुजरात 10,000, बिहार 10,000, झारखंड 9,000, मध्य प्रदेश 2,800 के करीब। यानी जो मुसलमानों का तनासुब हायर एजुकेशन में 5.45 था वो गिरकर 4.64 हो चुका है। अब यहाँ पर जो मजलिस के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं, मैं उनके हक को क्रिटिसाइज करने का जो हक है करिए, मगर मजलिस की मौजूदगी से तेलंगाना में वो स्टेट शामिल है जहां पर 7,000 इजाफा हुआ है हायर एजुकेशन में। तब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्रेडिट मजलिस को आता है, मगर ये कह रहा हूं कि एक सियासी शऊर जो मुसलमानों में हमारे बुजुर्गों ने पैदा किया, एक एक तेलंगाना है, दूसरा शायद और 2-3 स्टेट्स हैं। केरल तो वो तो रिवायती, वो लोग हमेशा, माने कोई स्टेट अगर मुल्क में है जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है तो वो केरल है। तो ये एक है। और एक डेटा है कि जो गवर्नमेंट का डेटा है 1950 से एक इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एक चीज है। माने अगर किसी के दादा मिसाल के तौर पर 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता दादा से ज्यादा आमदनी कमाना चाहिए। तो मुल्क में जितने जातें हैं, हमारे हिंदू भाइयों में अपर कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, फिर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये सब में माने अगर कोई अपर कास्ट हिंदू के दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। अगर कोई दलित के दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। शेड्यूल्ड ट्राइब का अगर कोई दादा किसी का 100 रुपये कमा रहा था तो पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। एक ही कम्युनिटी है, 1950 से लेकर अब तक अगर दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो पोता 70 रुपये कमा रहा है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। अच्छा, फिर आप आ जाइए, एक और डेटा है जिसमें इस बात को कहा गया कि जो मुल्क में सबसे गरीब जो है, माने पोरेस्ट ऑफ द पोर, उसमें 1/5 मुसलमान है, उसमें 1/5 मुसलमान है। अब इसको आप सामने रख के आप खुद एक फैसला कर लीजिए कि
क्या हो रहा है। और इस साल का जो बजट है उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार तो बड़े दावे करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर उन्होंने जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का अमाउंट था उसको कम करके सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात के लिए कर दिया। जबकि इसी गवर्नमेंट के पास एक कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है जो 2014 अक्टूबर में दी गई थी। प्रोफेसर कुंडू थे उसमें और हैदराबाद के मायानाज इकोनॉमिस्ट, मेरे भाई जनाब आमिरुल्लाह खान साहब, शाबान साहब, बड़े 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 इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने, अगर आप उस रिपोर्ट को नेट पर जाकर देखेंगे तो शायद पेज नंबर 226 या 250 के दरमियान में होगा कि उसमें उन्होंने चार्ट दिया कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ मुस्लिम ड्रॉप आउट रेट, सबसे पहला लिखा गया कि फाइनेंशियल वेरवितौल नहीं है। उसके बाद लिखा गया कि हाँ, मुसलमानों में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने का। अगर जो बिगेस्ट फाइंडिंग उसमें यह है कि मुसलमान के पास पैसे नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो मोदी सरकार ने पैसे कम कर दिए और ड्रॉप आउट रेट एलिमेंट्री लेवल पर होता है। आज आप हैदराबाद में भी जाकर देखिए, अब एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है, प्राइवेट स्कूल्स में पूरे बच्चे रहते। जैसा सितंबर अक्टूबर आता, आप किसी प्राइवेट स्कूल से पूछ लीजिए, एडमिशन उनके पास गिरते, और गवर्नमेंट के स्कूल में फिर एडमिशन बढ़ते अक्टूबर नवंबर से। यानी लोग, मुसलमान में ख्वाहिश है पढ़ाने की, ये बार बार ये बोलते हैं इनको शौक नहीं है, सब झूठ है, ये इसका डेटा है, मगर पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए, तो ये तकालीफ हो रही हैं। गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप कम कर दिए। अब हायर एजुकेशन में आपने देखा कि 1,80,000 मुसलमान गैब हैं, तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी फेलोशिप मिलती थी मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से, उसको बंद कर दिया। यानी अब आप कोई पीएचडी या फिर दूसरी चीजें नहीं कर सकेंगे, ये एक चीज है। उससे हटकर अगर आप देखेंगे तो पिछले 9 साल से एक मंसूबाबंद तरीके से मॉब लिंचिंग होती है गाय के गोश्त के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर झगड़ा हो जाता है, कभी हलाल गोश्त के नाम पर गड़बड़ हो जाती है। अब हद ये हो गई है कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में परोला मुकाम है, वहां पर मुसलमान घरों पर एक एक्स मार्क लगा दिया गया है और लगाकर उनसे पोस्टर चिपका दिए गए कि जून 15 तक आप लोग इस इलाके को छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, उसमें छोड़ के चले जाने वालों में सबसे पहले कौन भाग गया? उसमें बीजेपी के मुस्लिम माइनॉरिटी का लीडर जो 25 साल से रहता था, उन्हें घर को लॉक डाल के भाग गया और ओपनली वीडियोस जारी होते हैं कि आपका जेनोसाइड होगा, आपका कत्लेआम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लो हेट स्पीच के ऊपर, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को छुट्टियां हैं, ये लोग अपनी जबान को खुला रख दिए हैं। तो ये एक माहौल जो मुल्क में बन रहा है, और मैं नहीं बल्कि जो जेनोसाइड का एक्सपर्ट है जिसका नाम आपने सुना होगा, ग्राहम स्टेंटन ने कहा कि जो रवांडा में हुआ, हम लोग, उसने कहा मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में हो, क्या हम स्टेज 2 पे आ चुके हैं। मेरे नहीं, आप देख लीजिए उनका जो, जिसने रवांडा के जेनोसाइड को प्रेडिक्ट किया था वो सही निकला। आज जो वतन अजीज के बारे में ये कह रहे हैं, मैं हरगिज नहीं चाहता कि जेनोसाइड हो। और फिर अगर आप मौजूदा दौर में जो वतन अजीज में भारत में हो रहा है, उसका मेरा जाती नजरिया है। हम लोग मैल्कम एक्स और मार्टिन लूथर किंग के उस जमाने की जद्दोजहद को नहीं देख रहे हैं, हम लोग 1930 के जर्मनी को देख रहे हैं। और 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। उसके बाद उन पर हमले शुरू हुए,
फिर उसके बाद ये हुआ कि हिटलर को ये बात पसंद नहीं आई, तो हिटलर ने कहा कि पिक्चर बनाओ यहूदियों के खिलाफ और ये बताओ कि ये यहूदी जर्मन नेशन के खिलाफ हैं। तो उसमें एक मशहूर पिक्चर बनाई गई थी इटर्नल जू के नाम से, जिससे यहूदियों पर हमले हुए। अब आप देख रहे एक पिक्चर बन गई द केरला स्टोरी, एक पिक्चर बन गई कश्मीर फाइल्स, अब एक कोई बनेगी और एक कोई बनेगी। आखिर में यह हुआ जर्मनी में कि क्रिस्टलनाक मूवमेंट हुआ, उसके बाद राइक्सटैग को जलाया गया। फिर दुनिया ने देखा कि 70 लाख यहूदियों को या तो गैस चैम्बर में डालकर या फिर उनको जेलों में डालकर या फिर ट्रेनों में डालकर उनको भगा दिया गया। तो ये हम 1930 में जो जर्मनी में हुआ, वो हम बदबख्ती हमारी ये है कि हम 2023 में हमारे उस वतन अजीज में देख रहे हैं जहां पर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए एक कमज़ोर बादशाह ने ज़ईफ़ी में अपने दो बेटों के कटे हुए सरों को देखा। एक बहादुर बादशाह ने अपने हाथ में तलवार लेकर जामे शहादत नोश फरमा लिया। एक बहादुर बादशाह ने बंगाल की सरजमीन पर अपना सब कुछ लुटा दिया। एक बहादुर मुसलमान मुजाहिद आज़ादी ने उनकी ज़िंदगी का अख्तिताम लंदन में हुआ तो उनको दफन किया गया बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन में। एक मुजाहिद आज़ादी ने जेल में बैठकर कुरान करीम की तफसीर लिखी, जिसको हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानते हैं। आज उनके ताल्लुक से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस में उनके चैप्टर को निकाल दिया गया। आज उस वतन अजीज के लिए हमारे लोगों ने क्या क्या नहीं किया, मुसलमानों ने। आज उन्हीं के कुर्बानियों को ख़त्म किया जा रहा है और इस वतन को एक नया रुख दिया जा रहा है। तारीख को मिसमार किया जा रहा है कि भाई सल्तनत मुग़लिया का कोई रोल नहीं रहा। मुझे कोई मोहब्बत नहीं है सल्तनत मुग़लिया से, मगर तारीख का हिस्सा रहा है। भाई आप नहीं पढ़ाएंगे तो फिर लाल किला के नरेंद्र मोदी बनाए जो 15 अगस्त के दिन खड़े होकर झंडा लहराते हैं। ये समझ में नहीं आया मेरे को आज तक। आप हिस्ट्री निकाल देंगे, हिस्ट्री से निकाल देंगे, ठीक है। आप हिस्ट्री से निकालेंगे तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या बोलेंगे जब बच्चा देखेगा लाल किला कौन बनाए? आप तो ये तो नहीं कह सकते ना कि एलियंस मार्स से आकर बनाकर चले गए, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अगर टीपू सुल्तान की कोई फोटो उठाता है तो उस पर केस बुक हो जाता है। वो टीपू सुल्तान जिसने अंग्रेजों से अपने सामने अपना सर नहीं झुकाया और तलवार हाथ में थी जब टीपू जमीन पर गिरकर शहीद हो गए। और उसी टीपू सुल्तान को जब भारत का आईन बना 1950 में और 26 जनवरी 1950 को जब वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे मुल्क में नाफिद हुआ, तो नाफिद होने से पहले तमाम बुजुर्गों ने उस किताब पर साइन की। उस किताब में राम सीता की फोटो है, गुरु नानक की फोटो है, झांसी की रानी की फोटो है, गौतम बुद्ध की फोटो है, महावीर की फोटो है, उसमें टीपू सुल्तान की भी फोटो है। आज आप उसकी फोटो पे केस बुक कर रहे हैं। अगर कोई औरंगजेब की फोटो उठाया तो मुझसे किसी मीडिया के लोगों ने पूछा कि इस पर तबसरा करिए। मैंने बिल्कुल तबसरा करने तैयार हूं, मगर आप इसको ऑथेंटिकेट कर दो कि ये औरंगजेब की फोटो है। औरंगजेब को मर के 300 साल हो गए। 1850 40 तक फोटोज को मान सकते, मतलब एक फोटो औरंगजेब की है क्या? बोले नहीं वो औरंगजेब की हो सकती है। मतलब हो सकती है तो फिर मैं क्या करूं? माने 1990 में आप लोगों को याद होगा बाबरी मस्जिद का जब एजिटेशन चल रहा था तो उस वक्त गाली दी जाती थी मुसलमानों के बाबर की औलाद। अब माशाल्लाह ये लोग तरक्की करके औरंगजेब की औलाद पर आ चुके हैं। यानी बाबर से शुरू हुए तो औरंगजेब पे आ गए। अब शायद जब औरंगजेब से दिल भर जाएगा
तो बोलेंगे टीपू की औलाद, और जब उससे दिल भर जाएगा तो क्या बोलेंगे नहीं मालूम। तो ये मुल्क में एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म चल रहा है। मैं आपको कोई मायूस करना नहीं चाहता हूं। बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी। हम भी उम्मीद करते, करो आप, हम नहीं रोकना चाह रहे आपको, मगर आप ये बताओ कि अगर आपका मुकाबला ये होगा कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का लीडर मैं हूं, तो फिर लोग जाहिर है ओरिजिनल को पसंद करते, क्लोन को पसंद नहीं करते। बल्कि उनको क्लोन भी नहीं कहना चाहिए, उनको क्लाउन कहना चाहिए। तो लोग ओरिजिनल को पसंद करेंगे। जहर का मुकाबला जहर से आप करेंगे तो सब मर जाएंगे। अंधेरा का मुकाबला अंधेरे से करेंगे तो हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। आप जुल्म का मुकाबला कैसे करेंगे? आप बताएंगे कि नहीं मैं भी बड़ा वैसा रहूंगा। तो ये हालात हैं। और हम तो कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कोशिश, मेरी हमेशा हमारी पार्टी कोशिश यही रही कि भाई मुसलमानों की एक सियासी क़यादत बने, मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो मुसलमान अपनी बात कर सकेंगे। और अगर आज बीजेपी इख्तिदार पर है तो इसमें कोई मुसलमानों का रोल नहीं है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का भी कोई रोल नहीं है। मैं तो हमेशा कह रहा हूं, जो हमारे लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं उनसे कहूं कि भाई आप ये फेसबुक पे लिख के, ट्विटर पे लिख के, अखबार में एक बयान दे के, किसी के घर में बैठ के आप बोल रहे हैं, भाई आप बैठ के मेरे सामने बात करो, मैं तैयार हूं आपकी बात को सुनने के लिए। आप वो भी करना नहीं चाहते। 2014 में नरेंद्र मोदी को एक दिल्ली में बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है CSDS, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज, सेंटर फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट स्टडीज, वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कंक्लूजन तज्जिया किया कि 31% 31% मोदी को वोट मिला 14 में। उसमें सब हिंदुओं में जितने कास्ट हैं, दलित के जितने बरादरियां हैं और मुसलमान, तो उसमें यह कहा गया कि 6% मुसलमानों ने 2014 में वोट दिया। 2019 में नरेंद्र मोदी का वोट बढ़ गया 37%, मगर उसमें जो मुसलमान का जो वोट था वो 14 से 19 में 1% नहीं बढ़ा, वो 6% ही है। दूसरों का वोट बढ़ गया। अब इस पर कोई बात नहीं करता। मैं यही तो कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना, तो हम तो वोट दे रहे खिलाफ में, मगर आप नहीं दे रहे। आप दीजिए। तो 31 से 37% इंक्रीज हुआ है। अब 2024 के इंतखाबात हैं, मेरे को नहीं मालूम कि क्या हालात पैदा होंगे, कैसा होगा, मगर ये हकीकत है। और मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म अपने उरूज पर है, और उसकी मिसाल आपके सामने यह है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ। वो पार्लियामेंट जो आईन के मुताबिक चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलता है, उसमें खुद हमारे वजीर आजम लेट जाते हैं। बाज़ाब्ता लेट गए वो। अच्छा वो ठीक है, अंदर लोकसभा के प्रेमाइसिस में जब दाखिल होते हैं, लोकसभा के फ्लोर में, आप सिर्फ एक ही मजहब के रहनुमाओं को लेकर जाते हैं। अब क्या पैगाम दे रहे हैं बताइए आप। और फिर लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं वो कांग्रेस पार्टी भी है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम अपने मजहबी फेस्टिवल्स को मनाएंगे। अब मजहबी फेस्टिवल्स मजलिस भी मनाती, मगर एक प्रोग्राम के तहत हम मनाएंगे, वो आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बोलती है अगर हमको इख्तिदार मिला तो हम 100 असेंबली हल्के में 10 करोड़ की लागत से एक राम मंदिर बनाएंगे। आप कहां आइडियोलॉजी पे मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से? आप बीजेपी से आइडियोलॉजी पे मुकाबला करिए, उनको हराइए। आप बताइए कि ये हालात हैं। अच्छा एक और डेटा है जिसका मैं बोलकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं ताकि आपके कुछ सवालात हैं
तो ये है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक PLF डेटा है, ये ऑथेंटिक डेटा है 2020 का, जो ये कहता है कि रेगुलर जॉब्स में 15% मुसलमान हैं और नॉन मुस्लिम 24% है। अच्छा, इसमें आप देखिए कि एवरेज अर्निंग जो नॉन मुस्लिम्स की अर्बन एरिया में है पर मंथ वो 20,340 रुपये और मुसलमान की 13,672। ये डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं है तो क्या है बताइए आप। और फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड में मुसलमान नॉन मुस्लिम जो हैं वो 15,878 इनकम है उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मुसलमानों की 11,421। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 4,000 रुपए का है सेल्फ एम्प्लॉयड में। मगर जो लोग रेगुलर जॉब्स में हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं करते। कैजुअल वेजेस में आप देख लीजिए, कैजुअल वेजेस में मुसलमान और गैर मुस्लिम बराबर हैं, 8,770 और 8,600 के करीब हमारे हिंदू भाई कमाते हैं। जबकि आर्टिकल 39 है हमारे पास, आर्टिकल 39 ये बातें कर रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं होती है। तो ये तमाम चीजें हैं और मजलिस कोशिश कर रही है और करती रहेगी। हमारा इरादा है कि हम 2024 में भी इंशाअल्लाह ताला लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, हमारी पार्टी की सोच ये है कि हमारे MP जीत कर आए। मैं यकीनन बीजेपी हारना चाहिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं। और हैदराबाद एक मिसाल है जहां पर चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, बल्दिया का इलेक्शन हो, सब आकर हैदराबाद में मजलिस के खिलाफ सियासी मुहिम चलाते हैं और फिर उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम होता है, आवाम उनको हरा देती है, दूसरी जगह पर जीत जाते हैं। तो तेलंगाना की हद तक तो हम कोशिश कर रहे हैं, मगर पूरे मुल्क में कैसे हालात होंगे, क्या होंगे, किस तरह से माहौल आगे बढ़ेगा, ये मुझे नहीं मालूम। मगर इतना तो जानता हूं कि मुल्क की इकोनॉमी बहुत खराब है। भारत की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो 2014 में जो GDP था 3,14,000 करोड़, 2023 में भी वही है। एक इसलिए कि सुप्रीम लीडर साहब ने अचानक उनको एक ब्रेन वेव आया कि टीवी पे आके बोल दिया कि भाइयों बहनों 4 घंटे में लॉकडाउन। अब आप बताइए कि 130 करोड़ का मुल्क है और आप 4 घंटे का टाइम दे रहे हैं उन लोगों को। फिर उससे पहले उनको एक ब्रेन वेव आया कि राइट साइड से उठे, किसी ने कहा तो ने कहा कि भाई मैं नोट गायब कर देता हूं। नोट गायब कर दिए, उसमें GDP गिर गया पूरा। जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे पूरे बर्बाद हो गए, अभी तक नहीं उठे। तो ये 2 ऐसे इक़दाम उन्होंने किए जिससे आज पूरा मुल्क परेशान है। इतनी सबसे ज्यादा अगर नौजवान पूरी दुनिया में बेरोजगार है तो भारत में है, इंडिया में है। और इस वतन अजीज में 50% आबादी 28 साल से कम उम्र लोगों की है। ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो किसी मुल्क में नहीं है। अगर इसको इस्तेमाल करते लोग तो यकीनन इंडिया एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी के साथ साथ एक बेहतरीन ताकतवर मुल्क बन सकता है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा लास्ट नहीं करेगा, ये 2040 तक रहेगा। उसके बाद फिर ये एजिंग पॉपुलेशन शुरू हो जाएगा। फिर इसके ऊपर से आप मुसलमानों पर इल्जाम लगाते कि इन्होंने बहुत बच्चे पैदा करते। अरे इसका डेटा बताओ। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है मुसलमानों का वो बहुत गिरा है, 4.9 से मेरे ख्याल से अब 3.9 या 4 तक आ चुका है। सबसे ज्यादा गिरा है TFR रेट। उसमें बात नहीं करने में बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। कहां पैदा कर रहे भाई, आप डेटा तो दो। अब बोलते नहीं आप लोग बहुत शादी करते, महिला वो भी डेटा दो।
जो लास्ट सर्वे हुआ था उसमें हमारे हिंदू भाइयों में और मुसलमानों में ज्यादा फर्क नहीं था दूसरी बीवी का। डेटा बोल रहा है ज्यादा फर्क नहीं था। अब चौथी बात बोलते कि नहीं नहीं अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप, किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा, फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे क्या, विल पावर खत्म नहीं कर सकते। मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से 1/3 है, उलमाए कराम मौजूद है, वो मुझे करेक्ट कर सकते। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। और ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान यहां पर थे, अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया आरएसएस के चीफ का कि इस्लाम जो है वहां पर गया, खत्म हो गया, मगर कहीं पर सेफ है तो इंडिया में है। यानी आप कौन होते हैं सेफ बोलने वाले? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सेफ है। और फिर आप कौन होते हैं कि इन्वेडर्स बोलते हैं मुसलमानों को? अगर इन्वेडर्स हैं तो आर्यन इन्वेडर्स हैं। इस मुल्क में अगर ये इंडिया किसी का है तो ट्राइबल्स का है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया है ये ट्राइबल्स का है और द्रविडियंस का है। खुद तिलक जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण लोग जो है आर्टिक से आए थे, आर्टिक से, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा। आप इन्वेडर बोलते, पर इन्वेडर तो सब बन चुके हैं। अब आरएसएस बीजेपी औरंगजेब जिम्मेदार है, अकबर जिम्मेदार है, बाबर जिम्मेदार है। अरे भाई आप कहां जा रहे हैं? और अगर वो जिम्मेदार है तो मैं कैसे जिम्मेदार हूं? हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त सब बातें नहीं की गई थी, मगर आजादी का अमृत उत्सव भी मनाएंगे और फिर इन तमाम चीजों को वो भी कर देंगे। और आपको जान के हैरत होंगी कि हमारे वजीर आजम साहब ने बंबई में एक बहुत बड़े अस्पताल की इनॉग्रेशन में कहा कि प्लास्टिक सर्जरी और स्टेम सेल रिसर्च 5000 साल पहले भारत में आ चुका था। नहीं मालूम था मेरे को। 5000 years ago प्लास्टिक सर्जरी और स्टेम सेल रिसर्च 5000 years पहले आ चुका था। और कोविड में लाशें गंगा में बह रही थी, नहीं मालूम था। नहीं, रोज एक नया इंकशाफ होता है, रोज एक नई नई बातें होती हैं। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। तो मैं इसी पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। अगर आपके पास कोई सवालात हैं, मैं बखूबी बड़ी खुशी के साथ उन सवालात का जवाब देने के लिए खड़ा हूं। और आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो सवाल करेंगे आप सवाल करिए, अच्छा होगा। तबसरा करना शुरू करेंगे तो फिर सवालात का जवाब कम देना पड़ेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल, रेड हिल्स लकड़ी का पुल। कोई ज़माने में आपका सरगर्म कारकुन लाल टिकरी हुआ करता था। अच्छे मोटे हो गए आप माशाअल्लाह। शुक्रिया सर। लाल टिकरी में खूब चलते थे आप। अल्हम्दुलिल्लाह। बेहद शुक्रिया असद भाई। थैंक यू, अल्लाह अच्छा रखे आपको। असद भाई बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। वासिफुल्लाह कादरी साहब बेहद शुक्रिया, आपने इस गैदरिंग को जमा। माइक खरीद करके बोलिए। असद भाई सवाल ये है, जिस तरह करंट हुकूमत में माइनॉरिटीज़ को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और मीडिया की खरीदो फरोख्त हो रही है, आप क्या देखते हैं 2024 के इलेक्शन में एक कोलिशन बनेगा अपोजिशन का? देखिए, मैं आपको
आप तमाम से ये कहूँगा कि एक नई किताब आई है, एक प्रोफेसर हैं विनायक चतुर्वेदी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हैं, उन्होंने सावरकर के ऊपर एक किताब लिखी है। तो उस किताब में प्रोफेसर विनायक चतुर्वेदी ने सावरकर का जो प्रपोज सॉल्यूशन है या जो कंक्लूजन है, उसमें उन्होंने सावरकर को कोट किया कि मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं कि सावरकर ने कहा, जिसको प्रोफेसर विनायक चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने लिखा, कि हिंदूज हैव नॉट ओनली एग्जिस्टेड इन द स्टेट ऑफ वॉर एज इन द पास्ट, बट दे ऑल्सो नीडेड टू एम्ब्रेस permanent war as part of their future for Hindus to understand themselves as Hindus through an act of violence. और इनको, सावरकर को, जिसका गांधी के कत्ल के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब थे, कपूर साहब, उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा कि ये उसमें कॉन्स्पिरेटर थे और ये साहब को हमारे वजीर आजम, उनकी पार्टी अपना आइडियल मानती है। तो कोएलिशन होगा नहीं होगा ये तो बहुत जल्दी होगा बताना, मगर कोशिश तो करनी चाहिए। हम तो कोशिश का हिस्सा बनने तैयार है, मगर अगर कोई ये बोलेगा कि मजलिस सिर्फ हैदराबाद में इलेक्शन लड़े और कहीं पर ना लड़े, ये मुझे कबूल नहीं है। क्योंकि औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट हमारे इम्तियाज जलील साहब ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर जीती। किशनगंज में हमने 3 लाख वोट हासिल किए, वहां पर बीजेपी नहीं जीती। तो अगर कोई कोशिश कर रहा है तो हम करिए कोशिश आप, मगर अगर आप ये चाहते हैं कि मजलिस भी उसका हिस्सा बने, तो फिर आपको ये जो हमको आप छीना नहीं चाहते, आप ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स में हम एक अनटचेबल हैं, तो फिर ये आपका फैसला है। माने सब लोग मेरे से मिलते, अरे तुम भाषण अच्छा देते, मैं सुनता हूं, मैं मुस्कुरा जाता हूं, मैं क्या बोलूं इन लोगों को। फिर बोलते नहीं वो इलेक्शन क्यों लड़ते आप। मैं क्या करूं, कव्वाली पार्टी शुरू कर दूं एक हारमोनियम के साथ, आप राग लिख के देंगे, वो राग पढ़ लेता हूं तारीफ का आपका। बोले नहीं तुम समझते नहीं। मतलब आप समझते नहीं, आपकी वजह से बीजेपी जीती, मेरी वजह से नहीं जीती बीजेपी। आप देखिए कोलिशन की आप बात कर रहे, 2019 जून में अमित शाह ने होम मिनिस्टर के हैसियत से एक एक्ट को लेकर आया, अमेंड किया यूएपीए को, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस एक्ट को उन्होंने और ड्रैकोनियन बना दिया, सख्त बना दिया। कांग्रेस सपोर्ट की लोकसभा में। आपका इस मुल्क का जो पेट्रियट एक्ट है वो भी इतना सख्त नहीं है। 190 डेज, 190 दिन आदमी डिटेंशन में रह सकता है। आप किए, अब आप कोएलिशन करेंगे, आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप वहां पे सपोर्ट कर दिए। 370 का निकाल दिया गया, माने सरासर गलत है वो, बल्कि मैंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच कहा। वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर खड़े होकर 370 सपोर्ट किया, तो मोदी बोले बहुत अच्छा किया तूने, अब दिल्ली का तेरा वही हाल करता हूं। दिल्ली का उससे खींच लिया उसके पास से, अब उन्हें पुकारते फिर रहे, मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं पिट गया। तो यही मैं कह रहा हूं कि आइडियोलॉजी पर कंसिस्टेंटली आप मुकाबला करिए, तो आपको लोग पसंद भी करेंगे। लोग बोलेंगे भाई आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट है। चीन हमारे मुल्क की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर डेप्सांग और डेपचाक में। आप उठाकर देख लो
आप किसी रिसर्चर से रिसर्च करो, सबसे ज्यादा बोलने वाला मैं हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1961 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस के सालाना इजलास में उस वक्त कहा था कि मुल्क को सबसे बड़ा खतरा चीन से होने वाला है। आज हम 2024 में 2020 में हम देख रहे हैं कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर घुस के बैठा है। अगर ये मुल्क अमेरिका इंडिया को वो थर्मल कपड़े नहीं देता जो 10-15 हजार फीट के ऊपर हमारे सिपाही, बहादुर सिपाही खड़े हैं, कुछ नहीं होता था। आज अमेरिका ने इंडिया को 2 UAVs दिए, जो चेन्नई में बैठकर हम UAVs को ऑपरेट करते। आज अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना की फौज 10,000 किलोमीटर फीट नीचे से ऊपर आ रही थी, इन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस दिए तो आप लोग जाके रोक सके। तो कोएलिशन किस पे होगा भाई? आप कोएलिशन का कुछ तो कॉमन ग्राउंड बनाइए। अगर आप कोएलिशन बनाएंगे कि नहीं इनको ही हराना हमारा मकसद है तो मुश्किल है। आपका कोएलिशन ये होना चाहिए कि आइडियोलॉजी, हम उस आइडियोलॉजी को गालिब करेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उस आइडियोलॉजी को कामयाब करेंगे जिसमें मजहब का कोई रोल नहीं होगा गवर्नमेंट में। यह होना चाहिए आइडियोलॉजी। ये होनी चाहिए कि जो लोग इस मुल्क की जमहूरी इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर रहे हैं उनको हम मजबूत करेंगे। आप उस पर बात ही नहीं करते। राम मंदिर का जजमेंट एक साहब दिए, रिटायरमेंट हुआ, उनको आप MP बना दिए। पहले भी हुआ, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ मगर तो ये चीजें हैं। तो इस पर अगर कोएलिशन इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी बराबर होगा, मगर अगर कोएलिशन होगा कि नहीं इनको हटा के हम इनसे बड़े हिंदुत्व के लीडर हैं तो फिर मुश्किल होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम। पहले तो मैं मोहतरम नकीब मिल्लत, जो गाड़ियां दूसरी गाड़ियों को ब्लॉक की हुई हैं, दूसरे फंक्शन के गेस्ट बाहर खड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी गाड़ियां हटा लें प्लीज। मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी भाई साहब को अमेरिकन इस्लामिक सोसाइटी और कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से मरहबा कहता हूँ, खुशामदीद और वेलकम करता हूँ और हदिया तबरीक पेश करता हूँ मेरे बरादर अकबर मोहतरम वासिफुल्लाह कादरी संजरी पाशा साहब को कि उन्होंने इस परदेश में भी अपने देश की बातें सुनने और सुनाने का ऐसा पुरसुकून अंदाज में मौका फराहम फरमाया। और मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, कौमी सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह जो खिदमात इल्मी मैदान में, जैसा कि आपने तालीमी मैदान के डेटा को शेयर किया और जो आमदनी है मुसलमानों की उस डेटा को भी शेयर किया, इस हवाले से आपके बुज़ुर्गों की जो खिदमात रही हैं तालीमी मैदान में और जो मौजूदा आपकी क़ियादत इस मैदान में काम कर रही है वो इंतहाई काबिल सताइश है और नाकाबिल फरामोश है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आपकी क़ियादत को कौमी सतह पे, मजमूई तौर पे, मुत्तहिदा तौर पे कौमी सतह पे आपकी क़ियादत को किस तरीक़े से मजबूत किया जाए ताकि ये जो तालीमी पसमानदगी और जो आमदनी और जो आज के मौजूदा हालात में तुज्जार जो परेशान हैं कि जितने मुस्लिम बिजनेसमैन के इंडस्ट्रीज़ थे वो आज बंद हुए जा रहे हैं, चूँकि जो बरादरान वतन गैर मुस्लिम बरादरान वतन हैं उनको कम्यूनल फीलिंग्स की वजह से ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं और एक बड़ी तादाद है जो माइग्रेट कर रही है इस खौफ के साथ कि हमारे आने वाली औलाद का मुस्तकबिल क्या होगा। तो कौमी सतह पे आपको किस तरीके से आपकी क़ियादत को मजबूत किया जा सकता है? साहब मैं आपको माफ़ दीजिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को मजबूत करिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क को मजबूत करिए, मुल्क में बसने वाले कमज़ोरों को मजबूत करना है। ये मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपनी अना के लिए नहीं कर रहा हूँ। यकीनन आप जो तमाम बातें आपने कही बिल्कुल सही है, मगर इसका ये है कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप
मंजलिस को आप कबूल नहीं करते तो किसी और को कबूल करिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूँ कि जो मस्जिदों में बैठकर हमारे उलमा कराम बोलते हैं कि भाई सेकुलरिज्म को जिंदा रखो, मैं कई मरतबा जाकर उन बुजुर्गों से बड़े अदब के साथ उनसे अर्ज किया हूँ कि हजरत आप इलेक्शन लड़ लीजिए ना, आप इलेक्शन लड़िए, हम साथ देंगे आपका। अगर आप बोलेंगे नहीं सेकुलरिज्म जिंदा रखो तो सेकुलरिज्म कहाँ है बताइए हमको। आप कौन से सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? कहाँ है सेकुलरिज्म? आइन में है, मगर क्या वो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म में नहीं है। तो और ये जिम्मेदारी जो भारत की जमहूरियत को या सेकुलरिज्म को बचाने की जो बात है, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म मर चुका है, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म का एक जनाजा है। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई आप ही जिंदा है उठा के लेके चलो, मैं नहीं मानता उसको। आपका कहाँ है, आपका कन्विक्शन कहाँ है, आपका खड़े कहाँ रहते हैं आप? मगर मुसलमान के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के लिए कहां तक आप जाएंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म के लिए लड़ाई लड़िए, वो जरूर होगा। तो वो हो ही नहीं रहा है। तो ये बड़ी परेशानी की बात है कि आप ऐलान कर देते, उसके बाद फिर आप बोलते नतीजा नहीं निकलता। मैं यूपी इलेक्शन की मिसाल दे रहा हूं। मैं सबसे मिला यूपी इलेक्शन में, मैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े हजरत मौलाना है, मेरे पास 2 लोगों को भिजाए, 2 मुफ्तियों को, बोले कि आप हजरत का पैगाम लाए, मेरा सर आंखों पे हुक्म करिए। बोले नहीं हजरत ये फरमा रहे कि आप इलेक्शन मत लड़िए। मैं बोला बहुत मुश्किल है। बोले क्यों? बोला मैं आधे समंदर में पहुंच चुका हूं, अब वापिस पलट के कहां से आऊंगा मैं? तो बोले क्या फिर क्या हो सकता है? बोला आप मेरा अलायंस करा दो समाजवादी पार्टी से। तो बोले बड़ी अच्छी बात है, कितनी सीट होना? बोला 10 होना। उत्तर प्रदेश में 400 असेंबली, मतलब 10 दीजिए, और वो 10 वहां से दीजिए जहां पर समाजवादी का कोई एमएलए ना हो, या फिर आप सेकंड नंबर पे वहां पर, मैं 10 दे दो मेरे को आप। बड़ी माकूल बात है। जाके हजरत को बताए। मैं पूछा भाई क्या बात हुई? बोले हजरत बड़े खुश हुए आपसे। मैंने खुश तो हुए मगर मेरे दिल को भी खुश कर दो आप कुछ बोल के। तो बोले हम आपको बताएंगे। बताई नहीं। और मैं उनको बोला देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे, उत्तर प्रदेश बीजेपी जीत रही है। तो मुस्कुराए मुझ पर। मैं बाद में पूछा, मैंने क्यों मुस्कुरा रहे आप? बोले नहीं असद साहब आप अभी उतना तजुर्बा हासिल नहीं करे। बोला बिल्कुल सही है, कौन दावा कर रहा है कि मैं अरस्तु सियासत हूं? मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है। जीत रही है बीजेपी, आप अपनी लीडरशिप को बनाइए। बोले नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। अच्छा इलेक्शन हो गए, उन तमाम हजरात ने ऐलान किया मस्जिद 2 समाजवादी को दो। क्या हुआ? वो इलेक्शन खत्म हो गया, कौन जिम्मेदार? असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार। अरे मैं फोन करके बोला भाई कम से कम आप तो मत बोलिए, आप तो मेरे से बात करने आए थे। बोले नहीं बड़ी शर्मिंदगी हो गई। अच्छा 2019 के लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है बंबई के, मैं इलेक्शन कैंपेन में था तालाब कट्टे में या कहीं पर, तो बोले भाई बहुत जरूरी बात करना है, आप जरा फोन बात करो। मैं किसी घर में गया, बोला बोलिए। बोले असद भाई लोग ये बोल रहे हैं कि आपके लड़ने से बीजेपी जीत रही है। तो मैंने कहा, उनका नाम लेकर कहा कि भाई साहब आप स्पीकर फोन खोलिए, आपके अतराफ में 2-3 मुसलमान तो जरूर बैठे होंगे। बोले हाँ बैठे हैं। बोला खोलिए। फोन खोल दिए। उसके बाद मैं बोला इन तमाम से कहिए कि वजू कर लीजिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मिला हुआ है तो अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, और अगर झूठ बोल रहा है तो ये बर्बाद हो जाए। अगर इनमें इतना भी हिम्मत नहीं है तो चलिए काबतुल्लाह में चल के खड़े रह के आप बोल दीजिए बात। अगर वो नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक में चल के बोलिए। तो फौरन वो प्रोड्यूसर साहब फौरन उठा लिया, अरे भाई आप क्या कह रहे हैं, लोग तो परेशान हो रहे हैं। मतलब परेशान क्यों हो रहे हैं? बोला मैं 3 सीट लड़ रहा हूं। चलिए 3 सीट का कौन सौदा करता मेरे से? तो नहीं आपकी तकरीर से इंपैक्ट पड़ता है। मिला हमारे अब्बा हमारे बुजुर्ग हमारे को जबान छोड़कर गए, अगर आप जबान ही काटना चाह रहे बोल तो फिर हम खबर में सो जाएंगे जाके। तो ये इस तरह की बातें होती हैं। नहीं इलेक्शन मत लड़िए,
वो मत करिए। लड़ाई ये हो रही है कि कैसे इस मुल्क के आइन को बचाया जाए, कैसे इस नफरत को खत्म किया जाए। लड़ाई साहब मेरे लिए नहीं हो रही है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई और लड़ेगा लड़ाई है, मगर ये चीजें हो रही हैं। आपके बारे में कोई बात ही नहीं करने तैयार है, मुसलमानों की पसमानदगी की कोई बात ही करने तैयार नहीं है। अब बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि मुसलमानों में एक निफाक की कैफियत पैदा किया जाए कि पसमानदा मुसलमान के नाम पे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सरजमीन दखन पर हर मकतब फिक्र के जिम्मेदारों ने, चाहे किसी भी मकतब फिक्र के हो या किसी फिरके के हो, उन तमाम ने इस बात को फरोग नहीं दिया कि ये चीजें होंगी। मगर नॉर्थ में है, उत्तर प्रदेश बिहार में है ये, और वहां पर बीजेपी कोशिश कर रही है। अब इसका जवाब कौन देंगे आप? हद तो ये हो गई कि 2 लोगों को पुलिस कस्टडी में प्रिजनर हैं, हाथों में हथकड़ी, उनको गोली मार दिए। मैं अपना बयान दिया, फिर मैं फोन करके 2 बड़े लोगों से पूछा, भाई आपका बयान नहीं आया। अरे छोड़िए ना, वो फुला फुला है। अरे मतलब क्या छोड़िए? अरे वो फुला आपको नहीं मालूम, वो फुला बराद। अरे मतलब वो नहीं है सवाल, सवाल ये है कि एक गलत काम हुआ है। तो ये चीजों पर हमको गौर करना है, और नजरअंदाज करते जाते लोग। मगर अदब का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गलती को बर्दाश्त कर लेंगे। अदब का मतलब यह है कि आप मेरी गलती को बोले मेरे मुंह पे सामने आके। नहीं, हमारे बड़े, हम कैसा उनके सामने जाके बोलेंगे? अरे भाई, फारूक आजम को एक औरत खड़े रह के बोल दी। फारूक आजम के सामने, वो फारूक आजम जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान देखता तो भाग जाता था। अब ये कौन सा अदब है बताइए? हकीकत बताइए भाई, जमीन पर आइए। जैसा आप अमेरिका में बोलते कि वेक अप स्मेल द कॉफी, वेक अप एंड स्मेल द हेट्रेड। यानी आप देखो जो नफरत है। तो ये चीजें हैं जी। अगला सवाल, मिनीसोटा लाइसेंस प्लेट ग्रे कलर जीप किसी गेस्ट की गाड़ी को ब्लॉक करी हुई है। मिनीसोटा लाइसेंस प्लेट ग्रे जीप, प्लीज उसे हटा लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम रियाज अहमद है, भारत न्यूज़ मौलाना मार्केट के लिए नुमाइंदगी भी करता हूँ। मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल ये है कि हमारे जो असम्बली 2024 में जो इलेक्शंस आ रहे हैं, जिसमें हमारे परमानेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से हम MIM के नुमाइंदे ठहरा करते हैं, तो क्या इस बार मंगलहाट एरिया जिसमें मुसलमानों का तनासुब कम है और हमारा दारुस्सलाम मरकज़ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, क्या इस दफ़े हमारा कोई नुमाइंदा उस जगह से नुमाइंदगी करेगा? क्योंकि राजा सिंह TRP लेने के लिए हर दिन आए दिन सवालात करते रहते हैं। तो मेरा डायरेक्ट सवाल ये है आपसे। तो अभी तो इलेक्शन के लिए 6 महीने का वक्त है, कहाँ से लड़ा करेंगे वो तो बोलना क़बलस वक्त होगा। बट वो गोशा महल की कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 2019 में 2014 में मजलिस ने खड़ा नहीं किया था, 9 में भी नहीं खड़ा किया था जब गोशा महल बनी थी। उससे पहले महाराजगंज था वो, मगर वहाँ पर बीजेपी जीत रही है। अब 2024 में क्या होगा वो तो बताना जल्दी होगा, मगर हमारी कोशिश ये है कि जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको दुनिया में भी रुस्वा करेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे और करते आ रहे हैं। मगर जमहूरियत में थाली 2 हाथ से बचती है, तो दूसरी तरफ से अच्छी कोशिश होगी। मौका अच्छा है, मगर अब नहीं मालूम वो लोग क्या करते हैं, कैसा करते हैं, मगर हम तो अपनी कोशिश को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, मेरे 2 क्वेश्चन हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन EVM के ताल्लुक से है, जैसे कि रुक जाइए। EVM के ताल्लुक से देखिए, लोग बोलते EVM में हैक हुआ है।
मैं ये कहता हूं कि ब्रेन में हैक कर दिया आरएसएस ने, तो वो ब्रेन के चिप को कौन निकालेगा? उसको कौन निकालेगा? चूंकि नहीं, आम तासुर ऐसा नहीं है, वो ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, मगर रियलिटी ये है कि दिमाग में एक चिप डाल दी गई है नफरत की। अब उसको कौन निकालेगा? उसको कौन डिटॉक्सिफाई करेगा? अब उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। मेरा दिमाग तो क्लियर है। मेरे कुछ आईटी एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, हाँ, तो यूएस में, नहीं, वो कहते हैं कि इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल है तो फिर प्रूफ करके दिखा दीजिए, हम तैयार हैं। मगर राइट नाउ ब्रेन की हैकिंग हो चुकी है। अब उस ब्रेन को साफ करने की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा काम है। दूसरा सवाल आपका? दूसरा सवाल ये है, जैसे हमारा हैदराबाद में जितना भी सेंसस डिपार्टमेंट हमारा इकट्ठा पर है, जब सालार के ज़माने में आई वॉज फुल्ली इन्वॉल्व इन दिस वन, एक घर का हमारे पास वो डेटा था। यूपी वगैरह में हज़ारों मुस्लिम्स के नेम बिफोर पोलिंग डिलीट कर देते, जिससे मुस्लिम कैंडिडेट्स हार जाते। मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया जहाँ 60-70% मुस्लिम है और हिंदू कैंडिडेट जीत के आता बीजेपी का, उसकी वजह यह कि हज़ारों नाम डिलीट हो जाते हैं। तो उसका समझ गया। उसका ये है कि मंजलिस में तो एक बाज़ाब्ता एक दफ्तर काम करता है इसके ऊपर। हर साल दिसंबर में एक वोटर लिस्ट आती, चेक करना उसको, फिर जनवरी में इंक्लूजन होता, नामों की लिस्ट आती जो 18 साल के हो चुके हैं, फिर उसको चेक करना। अब जो दूसरी रियासतों में मामला है वो सिर्फ यूपी तक महदूद नहीं है, कर्नाटका में भी हुआ है। मगर आज क्या है, आप सेल फोन पे बैठ के वो वेबसाइट खोल के अपना वोटर लिस्ट चेक कर ले सकते हैं अपना। हम वो भी नहीं करना चाहते, अब पोलिंग के दिन जाते, पोलिंग के दिन गए, 5 में से 2 लोगों का नाम आया। अच्छा 2 तो वोट डाल दो ना। मैं डालता ही नहीं। भूखे रह के सुबह में गया, मैं खाना नहीं खा के, हमारी बीवी लेके गई, देखो उसका नाम है, मेरा नाम नहीं है। अरे बीवी को तो डालने दो, मैं लाइव बोल रहा हूं आपको। मैं भाई बीवी को डालो, बीवी डालना और मैंने डालना। अरे मैंने नाम नहीं है ना आपका, नहीं डालता ही नहीं भाई। तो अगर आप सेल फोन में चेक कर लिए कम से कम, इसको आप लोग वाइडली बोल सकते। दिसंबर में आप लोग अपने दोस्त अहबाब को बोले कि नेट पे जाओ, सेल फोन पे देखो, चेक करो नाम है नहीं है। और ये बात सही है कि मुस्तकिल तौर पे कैंपेन करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है। और उससे ज़्यादा अहम यह है कि 2026 में जो तूफान बरपा होगा मुल्क में, वो हमने फ्रीज किया अपने पार्लियामेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को। 2026 में एक कमीशन बनेगा जो पार्लियामेंट की सीटों में इजाफा करेगा। अब उसमें सबसे बड़ा लड़ाई कहां पे होंगी? साउथ वर्सेस ज्यादा इंडिया के हिस्सों में होगी, क्योंकि साउथ में पॉपुलेशन कम हुआ है और पॉपुलेशन की बुनियाद पर अगर आप सीट्स इजाफा करेंगे तो साउथ में सीटें कम हो जाएंगी। अच्छा, उस पर बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। अब ये नहीं मालूम कौन क्या करेगा। और आखिरी बात यह है कि एक डिलिमिटेशन हुआ था 2007-8 में, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस को बनाया गया था। आपको मालूम कि उनके सामने मैं गया था हैदराबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी और तेलंगाना को लेकर, तो उसमें पूरा प्रेजेंटेशन हम लोग बना कर दिए। हमारे वालिद साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, वो जितने बल्दिया के रिटायर्ड ACPs थे उनको बुला के मीटिंग किए और उस नॉर्म्स के लिहाज से बोले कि भाई हैदराबाद पार्लियामेंट और तेलंगाना के बनाओ। मैं भी बैठे रहा उसमें, तो हम ये समझ रहे थे कि ACP साहब साथ चलेंगे, वो बोलेंगे, आखिर में हम आमीन बोल देंगे। मगर लेटर में आया कि नहीं, एक ही आदमी आना। तो फिर मैं बहुत सीखा उनसे, पूरा प्रेजेंटेशन दिए। तो वो मेरे ख्याल से कुलदीप सिंह साहब उनका नाम था। वो मीटिंग हो गई, मेरे को बोले ऑफ द रिकॉर्ड मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा समझाए तुम मेरे को और तुम नॉर्म्स को फॉलो करें। हम लोग क्या कि मूसा नदी को बताए कि ये कंटेजियस बॉर्डर है,
जैसा हम लोग बोलते ना, पुल के इस तरफ देख लेना उधर नहीं आना, तो हम भी बोले पुल के इस तरफ देखना उधर नहीं आना। तो वो बना के दिए। तो उन्होंने जज साहब बोले कि तुम वाहिद मुसलमान है जो आके मेरे को ऐसा दिए और तुम्हारे पूरे लोग मेरे खिलाफ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई आप पेपर बना के देना पड़ेगा ना आपको, आपके पास प्रूफ रहता कि उन्होंने नहीं सुने उसको बताने के लिए। यूपी में ऐसे मैं जो जानता हूं ऐसे 12 से 13 लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूंसीज है और ऐसे 20 से 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर मुसलमान 40% 35% दरमियान है, वो रिजर्व्ड है सीट। आप जाके बोले नहीं, आप बताई नहीं इन चीजों को, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो गई। तो ये अमेरिका में आप लोग एक टर्म इस्तेमाल करते जेरी मैंडरिंग, वो जेरी मैंडरिंग हो गई। हमको काम करना पड़ेगा ना, मेरे को नहीं आता, आपको आता, मैं उनसे उनके सामने जाके बोलना, मगर नहीं, जुम्मे की नमाज में सब बोल देंगे हो जाएगा काम, नहीं होता ऐसा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में दंदान मुबारक को भी शहीद करवाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर में खून में लहूलहान हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक भी लगाते थे। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। हमसे बोलिए हम खड़े नहीं होता भाई, बैठ के कागज तैयार करना, एक्सपर्ट्स को बिठाना, पैसे खर्चा करना, पैसे खर्चा करना पड़ता आपको। आप बना के दीजिए, अब देखिए आप 26 में क्या होता, सिर्फ चीखें मारेंगे, अरे वो ऐसा कर दिया। अरे भाई बनाओ बनाओ, नक्शा बना के बोलो ये नॉर्म्स के लिहाज से करो, आप ये काम करना चाहिए हमको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खान साहब। ये मेरी ऑनर है कि मैं किसी वक्त आपके दादा फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी साहब के भी हाथ चूमने का मौका मिला और उनके साथ भी वॉक करने का मौका मिला। उसके बाद बाबा का दौर आया तो सालार मिल्लत कई मरतबा तशरीफ लाए अमेरिका को भी, तो रात में 8 बजे कॉल करते थे, मंजूर मसूद आ जाओ आप अपन लोग बात करेंगे। तो फिर हम लोग 12 बजे रात तक बैठ के आपके चाचा साहब के घर में बातें होती थी, फिर 10 बजे बोलते थे चलो अपन बाहर निकलेंगे। तो हम 2-2 घंटे शिकागो में टहलते थे। तो मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जो आपके बुजुर्गों के साथ रहा। अल्लाह का फजल करम है और मैं फख्र करता हूँ कि आप इस अजीमुशान इस तारीखी जमात के सदर हैं। खुदा पाक आपको आला सेहत नसीब फरमा और इसकी रहनुमाई है हमेशा आपके हाथों में रहे और अल्लाह पाक हम सबको इस फॉलो करने की तौफीक अता फरमा। मैं एक चीज़ अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में देखिए एक वक्त था जब हमको महसूस हुआ कि हमको तालीम हिंदुस्तान हैदराबाद में नहीं मिल सक रही, हमको जॉब नहीं मिल सक रहे। तो आज से 60 साल पहले मैं अमेरिका आ गया, 60 साल पहले इसी तलाश में। तो जब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को कई मुकामात के ऊपर तालीम नहीं है, उनको स्कूलों में आने नहीं देते, कॉलेजों में शरीक नहीं हो सकते, मगर उसी मुकाम से हिल रहे नहीं। हैदराबाद को आपने इस कदर रोशन मुकाम बनाया मुसलमानों के लिए कि लाजवाब। अगर सिर्फ आप हैदराबाद को दुनिया के पूरे शहरों से मुसलमान सल्तनों से कंपेयर करें तो आप उससे बेहतर तरीके से हैदराबाद में दवाखाने कायम किए, कॉलेजेस कायम किए और उसको रहनुमाई दिए। तो उसको हिंदुस्तानी मुसलमानों के आप लीडर हैं, कहिए कि हिंदुस्तान के अंदर नक्ल मुकामी तुम हर जगह कर सकते, रोजगार के लिए लोग दुनिया में सफर करते, तुम हैदराबाद चले आओ, करीब चले आओ, अपने सरमायादारों को लो के हैदराबाद आओ, तुम अपने स्किल्स जो है तुम्हारे घर बनाने के, तुम्हारे बिजनेस के, वो स्किल लेके हैदराबाद को आओ। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को अगर नहीं बढ़ाए और ऐसी स्कैटर्डली गांवों में रहे तो हमारा वोट बैंक कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज मेरी एक गुजारिश है आपसे
कि हिंदुस्तान में पूरी आज़ादी है हमको नक्लो हरकत की, तो वो मुसलमान जो काबिल हैं, काम करने वाले हैं, सरमायादार हैं, वो लोग अपनी अक्सरियत के मुकामात पे आए, नंबर को बढ़ाएं। अगर आज हैदराबाद में इतने एमएलए पार्लियामेंट के मेंबर बन रहे हैं, हमारी तादाद है, इस तादाद को आप दुगनी तिगनी चौथी कर दीजिए। बोलिए कि यूपी में तुम पड़े हुए हैं, एक मेंबर को तुम इलेक्ट नहीं कर सकते। अफसोस की बात है 220 मिलियन का यूपी, उसमें मुसलमान का कोई मुकाम नहीं है। तो आपसे मेरी ये गुजारिश और दरखास्त है कि मुसलमानों को बोलिए कि अगर हमारे पास सरकार दो आलम ने हिजरत फरमाए मक्के से मदीना में, तो क्यों मुसलमान यूपी से हैदराबाद की तरफ नहीं आते? क्यों तकलीफ सदियों से बैठे हुए वही तकलीफ उठा रहे? आप बोलिए कि तुम हैदराबाद के करीब आओ, मेरे को आसानी होगी मिलने में। खान साहब, मैं उनको आसान तरीका दे दिया ना, मैं उनके करीब जा रहा हूं। मैं उनसे मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां मत आओ, मैं आपके करीब आ जाता हूं, और आप लोग जो अपनी जवानी में मेहनत किए वो करो, ताकि नेक्स्ट 30 इयर्स में 40 इयर्स में आपको ये सब चीजें जो हम लोग आज इस्टेब्लिश किए, जिसको हम ये जो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBA, MCA, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये सब आप लोगों के इत्तेहाद और कुर्बानियों का नतीजा है। ये ऐसा तो नहीं बने ना, ये तो इसमें अगर उन इमारतों के एक ईंट को अल्लाह जबान देगा तो बोलेंगे कि भाई इसमें खून शामिल है, कुर्बानियां शामिल है, आंसू शामिल है, एक पॉलिटिकल थॉट उसमें गया, एक विजन था। मैं वही तो बात बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये अचीवेबल चीज है। आप अपने MLAs को मुंतखब करिए। इलेक्शन सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ना है, इलेक्शन इसीलिए लड़ना है कि पॉलिटिकल वॉइस हो और हमारा डेवलपमेंट में शेयर हो, और फिर उस पॉलिटिकल पावर के जरिए हम आवाम के लिए कुछ कर सकें। हम नहीं कर पा रहे क्योंकि पॉलिटिकल पावर ही हासिल नहीं करना चाहते। पॉलिटिकल पावर, अच्छा बिहार में 5 जीत के गए हमारे, आप 4 को खरीद लिए। अच्छा आप हंसेंगे कि क्या पैसे लेके खरीदे लोग, मालूम है आपको? 1-1 करोड़, माने 1-1 करोड़ में बिक गए लोग। अरे मैं बोला दीवाने तेरे, एक मेरे को कोई उनके साथी मिले, बोले नहीं हमारी शर्मिंदगी है, ऐसा है, मजबूरी थी। बोला भाई मजबूरी थी क्या थी मेरे को नहीं मालूम ना, तुम 1 करोड़ में बिकते भाई, कम से कम अगर जलील हो रहे तो कम से कम बढ़ के रकम में जलील होना था भाई। एक तुम्हारी एक उंगली की कीमत में बोला 1 करोड़ हो सकती, तुम तो सब चीज बेच दिए। तो लोग आ रहे जरूर, यूपी के लोग आ रहे, बिहार के लोग हैदराबाद को आ रहे, काम कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे वहां पर, मगर ये आसान काम नहीं है कि सब चीज छोड़ छुड़ा के आ जाना। इट इज बहुत इम्पॉसिबल है वो। और हम तो यही बोल रहे हैं कि वहां पे रहो, आप रह के अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करो आप, और आप में ताकत है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, मीरठ में मंजलिस को 1,60,000 वोट मिले, मेयर के कैंडिडेट सेकंड आया, 11 कॉर्पोरेटर जीते। संभल में चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, सिटिंग MLA की वाइफ लड़ी, उन्होंने 4 नवंबर पे चले गए। चेंज आ रहा, जो नौजवान जो है ना, जो 20 और 28 साल के हैं वो लोग बदल गए, मगर जो मेरी उम्र के लोग हैं वो अभी भी वही पुराना बेगम अख्तर को सुनना चाह रहे। तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसको, उनके दिमाग में वही है, नहीं द ग्लोरी डेज विल कम बैक। द ग्लोरी डेज विल नॉट कम बैक। ग्लोरी डेज को कम बैक करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं वो पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो वैसा हो जाएगा। मेरा भाई ये ख्वाब ये हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। आपको अपने मुकद्दर के फैसले करना है, आपको मेहनत करना है, आपको जुस्तजू करना है। तो वही काम हम कर रहे हैं। कोई दिन नहीं जाता उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश की मिसाल दिए ना, बाबरी मस्जिद शहीद हुई,
उस जगह से लोग छोड़ के पड़ोसी मुल्क में गए, पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास चला गया, फसादात हुए। लोग सिर्फ आपको बोलेंगे उत्तर प्रदेश के फसाद की बात कर तो बोलेंगे हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ, पीएससी का जुल्म हुआ। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मुरादाबाद में 1986 में ईद के दिन ईदगाह में 390 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। 390, 390, कोई नहीं बोलेगा ये। 390 मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने गोलियां मार मार के मुरादाबाद में 390, कोई नहीं बोलेगा। जब मैं मुरादाबाद में खड़े रहकर तकरीर करा तो उसके बाद दूसरे दिन मेरे को आपके वॉशिंगटन से 2 बुजुर्ग फोन करके रोए, बोले कि बाबू तकरीर सुने, बोले कि मैं ईद की नमाज पढ़ रहा था, बोले मैं अपने भाई को खोया, मैं 2 भाई मिलकर गए थे, एक ही वापस आया, बोले एक की लाश आई। चलो कम से कम तुमको याद तो है, आप याद भी नहीं करना चाह रहे। आसाम में निल्ली मैसेकर हुआ, 10,000 मुसलमान मारे गए, 10,000, कोई बात नहीं करता। 2002 की आप बात करते, मगर 1970s और 1990 की बात नहीं करता अहमदाबाद के राइट की। यहां पे आपके हमारे पुप्पा है खलील नवाब, उनसे पूछिए, उन अहमदाबाद में थे, मैसिव राइट हुआ था। तो हम यही बोल रहे कि भाई आप पॉलिटिकल अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करिए, अपने नुमाइंदों को रखिए। यकीन है इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं जिंदा तिलिस्मात आपको दे रहा हूं कि हर बीमारी का इलाज हो जाएगा उसमें, बट एक वॉइस तो आपकी होंगी, कोई तो बोलेगा, कोई खड़े रह के लड़ेगा, कुछ नहीं। हद तो यह हो गई कि पार्लियामेंट में 3 मरतबा ट्रिपल तलाक का बिल आया, 3 मरतबा। दारुल देवबंद से फाजिल एक मौलाना है, आज दुनिया में नहीं है। कांग्रेस पार्टी बोली आप नहीं बोलेंगे ट्रिपल तलाक पे। अरे भाई उन्होंने नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं बोलने दिए मौलाना मरहूम को, आप अभी क्या कौन बोलेगा? फिर कौन बोलेगा? अबे दारुल देवबंद से वहां से फाजिल मौलाना है, आलिम दीन है, आप बोले नहीं बोलना, आप नहीं बोले बेचारे, वो कौन बोलेगा फिर? बोलिए आप। अच्छा हद तो यह है खान साहब कि जब पार्लियामेंट में तकरीर होती पूरे 20, 18, 16 मुसलमान बैठते, कब बोल रहे तुम? मतलब बोलेंगे नहीं, तुम्हारी बात सुनने बैठे हम। और तकलीफ इस बात की होती कि तकरीर होने के बाद भाई साहब वेरी गुड, अच्छा बोले। मैं कई मरतबा हाथ पकड़ के जज्बाती हुआ ना, भाई आप भी बोलो ना, हम सब मिलके बोलेंगे। बोले नहीं हमारी पार्टी नहीं देती इजाजत। फिर किस लिए बैठे तुम यहां पर? अब ये अगर बेहाली रहेंगी, ये अगर आप अपनी पार्टी में दबा के रखेंगे अपने लोगों को और नहीं बोलना, तो फिर वो बोलने की जगह है पार्लियामेंट, वो लड़ने की जगह है, वो जिंदा रहने का सबूत देने की जगह है, आप नहीं बोलते वहां पर। तो इसीलिए जब हम ये बातें अपनी तकारीर में, अपने मैसेज में करते, सबको तकलीफ होती नहीं। अगर एक बार मजलिस जीतेंगी यहां से तो इन्हों हमारी दुकान को बंद कर देंगे। मैं बोला यकीनन बंद करूंगा तुम्हारी दुकान को, क्योंकि तुम्हारी दुकान जब बंद होंगी हमारे घर आबाद होंगे, हमारे मस्जिदें आबाद होंगी, हमारी शरीयत बचेंगी। तुम नहीं चाहते कि हम उस मुकाम पर आ जाए, यही है। हम ये बात को महसूस नहीं करते कि हिंदू समाज में ब्राह्मण है, ठाकुर है, ओबीसी का सेक्शन है, उनके जितना परसेंटेज उनका पॉपुलेशन है उतनी उनकी लीडरशिप है, हमारी लीडरशिप नहीं है। मजहबी क़यादत तो है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई सलफी है, कोई जमात इस्लामी का है, सब है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। अगर ये तमाम लोग ये समझ रहे कि भाई हमारी ये लीडरशिप हमारी ये काफी है, तो नहीं है काफी है। आपको एक पॉलिटिकल वॉइस को पैदा करना पड़ेगा। जो मेहनत आप लोग करके आए थे, जो बीज आप लोग बोझ जमीन में डाल के आए थे, आज सामने दीवाना खड़ा हुआ है आपके। वही तो चीज समझने की जरूरत है हमारे को। आज देखिए
आज नहीं होगा मगर 10 साल के बाद तो होगा ना, 10 साल के बाद तो होगा, कभी तो होगा। मगर अगर यही ऐसा ही रहेगा तो फिर खुदा ना खास्ता एक्सट्रीमिज्म की तरफ लोग ना चले जाए, रेडिकलाइजेशन ना हो जाए, जो हमारे लिए खतरा है, डेंजरस है इस मुल्क के लिए। मगर वो बात ये भी नहीं समझते, वो बात ये भी नहीं समझते। अब सोनिया गांधी जाकर एक जिंदगी भर आरएसएस में डूबे हुए शख्स के लिए कैंपेन करके आए हुबली में, जो आरएसएस का फाउंडर है कर्नाटका में, मगर उन्होंने कांग्रेस में चले गए तो उनके पूरे गुनाह माफ। और हम मुसलमानों की नहीं बल्कि जमहूरियत की बात कर रहे थे, नहीं नहीं इन्हें मिलावा है। अरे कहां मिलावा है? आप उनके लिए गए तो आपको खुश है, ट्रिपल तलाक पे आप बात नहीं करेंगे, आप बताएंगे शरीयत अब हम इनसे सीखना, इस्लाम हम इनसे सीखना, इस्लाम में औरतों के हुकूक हमको नहीं मालूम, आपसे सीखना हम लोगों को। एक अजीब ये चीज हो रही है। तो ये बात समझना चाहिए कि आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। आप डेमोक्रेसी में जब रह रहे हैं तो आप अपने घर के खिड़कियों को, दरवाजों को बंद करके नहीं रख सकते। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पॉलिटिकल प्रोसेस में और लड़ना पड़ेगा। वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बनना चाह रहे तो क्या करेंगे? आइए जी, हम पूरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मंदलिस हैदराबाद का इलेक्शन पहले हारी, पार्लियामेंट का, दूसरा हारी, तीसरा हारी, चौथा हारी, पांचवा हारी, 6 टाइम, छठी मर्तबा सालार 10,000 वोट से जीते। ये जिद्दोजहद करना है ना, लड़ना है। तो 10,000 से जीते, अब जीतते जीतते यहां तक आ गए और इंशाल्लाह चलता रहेगा सिलसिला। मगर हमारा प्रॉब्लम मुसलमानों का ये है कि जंग से पहले नतीजे का सोचते, अरे हार गए तो क्या होगा मेरे भाई। अरे मेरे दोस्त, जिंदगी में हार होंगी मगर आखिरत में जीतने के लिए तो जिंदगी में लड़ना पड़ेगा ना। नहीं हार गए तो क्या होगा? अरे तुम्हारे को कैसे मालूम हारेंगे? 10 कदम नहीं बढ़ाते, अरे नहीं नहीं साहब डर हो रहा, हार गए तो क्या होगा? अरे हारेंगे भाई, जीतेंगे। मगर अगर यही बात आप लोग सोचते तो कुछ होता। तो हारने से डरना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। तो ये कोशिशें करते रहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, मोहम्मद मुनव्वर, मेरा ताल्लुक़ नटराज नगर टप्पा चबूतरे से है। आपके लिए एक अशार, कोई अंदाजा कर सकता है अपने जोरे बाजू का, मालूम मेरे को इकबाल का शेर है, मैं सवाल कर दूं कौम की तकदीर। असद भाई, आपसे एक छोटा सवाल ये है कि आप तालीमी पसमानदगी की बात कर रहे हैं हैदराबाद। मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि अवेसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है वो सिर्फ इलाक़ा तलाब कट्टा, चंद्रैन गुट्टा की हद तक क्यों महदूद है, जहाँ पर छिरा जैसा इलाक़ा है, किशन बाग, बहादुरपुरा जैसा इलाक़ा है, गोलकुंडा किला जैसे इलाक़े में अवेसी स्कूल ऑफ। मैं अकबर साहब को भिजाऊंगा शिकागो को, आप उनसे बात कर लीजिए, यहाँ पे बुलाएंगे, उनसे कमिटमेंट ले लीजिए कि तालाब कट्टे में स्कूल खोलेंगे। बहुत शुक्रिया असद भाई। मगर तालाब टप्पा चबूतरा हो, कारवान असम्बली हल्के में आप कभी गोलकुंडा गए? गोलकुंडा में मैं अपने एमपी फंड से करीब 12 करोड़ की लागत से एक बच्चियों की कॉलेज की बिल्डिंग बनाया मैं, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, उसमें लैब्स है। अभी भी 1 करोड़ दिया हूँ। और वैसे ही गोलकुंडा में काम हो रहा है। और गोलकुंडा में माने वहाँ ज़मीन है, वो गोलकुंडा में पुलिस स्टेशन के सामने जो इलाका है, कालीशान इमारत बनी हुई है और भी बनते जाएंगे। बिल्कुल सही है, टप्पा चबूतरा में बहुत ज़्यादा गरीबी है। टप्पा चबूतरा में ज़्यादा वहाँ पर स्कूल के नेटवर्क को मजबूत करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। वहाँ पे एक ज़मीन भी है, मैं बोलता हूँ अकबर को इंशाअल्लाह, क्योंकि ये स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है वो अकबर साहब अपने ट्रस्ट, सालार मिल्लत ट्रस्ट के ज़रिए वो बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अब तक अकबर बता रहे थे कि 15-16 हज़ार बच्चे फ्री में पढ़ते उसमें। तो अकबर साहब रॉयल आदमी हैं, तो बोलेंगे।
मामा 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 अभी हॉस्पिटल से निकल के आए मामा आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेट मैच हुआ तो फिर दूसरा जिंदाबाद बोलते हो। मेरे पास दो सवाल है आपसे। तो पहला सवाल इधर। हाँ 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 बोलिए प्लीज प्लीज। यस सॉरी। तो पहला सवाल ये है कि आरएसएस की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये अमेरिका, कनाडा, यूके में बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अभी कोई दिन पहले मैं अपने लोकल पार्क में था और आरएसएस की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उधर तक भी आ गई। तो बात ये है क्या जब इंडिया में है तो आप कैसे कॉम्बैट करेंगे आरएसएस के? तो हम लोग तो पहले आरएसएस से अगर आपको कॉम्बैट करना है तो आपको उनकी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किताबें पढ़ते। तो एक अब्दुल गफूर नूरानी साहब की किताब है आरएसएस, उसको जरूर पढ़िए आप। दूसरा है उनकी किताब है कि सावरकर एंड हिंदुत्व। तीसरी एक और किताब है, नाम याद नहीं आ रहा। ये किताबों में आरएसएस को एक्सपोज किया गया है कि हाँ, एक शम्सुल इस्लाम साहब की किताब है। शम्सुल इस्लाम साहब के बल्कि 2-3 किताबें हैं, वो जरूर पढ़िए आप। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आरएसएस वाले जो ओथ लेते और सेकेंडली जो रोज वो लोग अपनी शाखा में दुआ करते, उसमें क्या है। उसमें वो लोग कसम खाते कि हम हिंदू कल्चर, हिंदू नेशन को गालिब करेंगे। ये आरएसएस का ओथ है, उनकी दुआ है। वो शम्सुल इस्लाम साहब की किताब है, 2 किताबें हैं उनकी, आप देखिए उसमें हैं। और भी आपके वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत से लोग, हाँ, सावरकर की द हिंदुत्व किताब पढ़िए, छोटी किताब है। पहले आप पढ़िए उन लोगों को, समझिए उन लोग क्या कर रहे हैं। मेरे को मालूम यहाँ पर HSS है, यहाँ पर वो आप देखना चाहिए लोगों को। हम तो कर रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं। मगर ऐसा हो गया कि वो लोग बहुत पावरफुल है इंडिया में अभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद स्वयं सेवक थे और आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए अब जैसे हर थोड़े दिन को मोहन भागवत कुछ ना कुछ बोलते रहते। एक दिन बोले कि मुस्लिम महिला का ख़वातीन पे बोले, तो मैं उनसे पूछा, बोला कि भाई आप बिल्किस बानो को भी मिल लीजिए। तो ये इनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे पर वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग 90 साल से मेहनत कर रहे हैं, 90 ईयर्स से। ये उनका आज मोमेंट है। तो इसीलिए वो देख रहे कि इस मोमेंट में वो लोग क्या क्या कर सकते, वो सब कर रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। तो आप लोग भी देखिए, पहले पढ़िए, समझिए उसको। और हम तो इंडिया में मुकाबला कर रहे हैं, अब तारीख लिखेंगी कि हम कितना अच्छा मुकाबला किए। तो ये लास्ट सवाल जो ओके, गो अहेड, लास्ट सवाल। नहीं, पूछो, अच्छा है, जल्दी पूछो। बात ये कि काफी लोगों को इससे एतराज होएगा, आपको भी शायद एतराज होए। नहीं होता मेरे को, बोलिए, मैं बेगैरत हूँ। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, पाकिस्तान जब बना, हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए। इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा मानना ये था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहाँ बानी और जहाँ फशानी की है, और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को ग़ुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो नहीं गए। अब तीसरी बात यह है कि जो रज़ाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए। तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना
देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत के अतराफ में जितने ममालिक हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर मुंबई में जो टेररिज्म का एक्ट हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अजमल कसब ये लोग सब आए, पाकिस्तान से आए। मैं खुद एक निज़ामाबाद की फैमिली को जानता हूँ, एक शादीशुदा बच्ची थी जिसको 5 या 6 दिन हुए थे शादी होके। वो लोग शादी के बाद मुंबई गए, उस बच्ची के हाथों की मेहंदी में नहीं उतरी थी, वीटी स्टेशन पर गोली लग के मर गई बच्ची वो। तो ये ज़रूरी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी हो और सब अच्छा हो। मगर आपको एक बैड न्यूज़ सुना रहा हूँ मैं अभी। पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसमें एक अंग्रेजी में मुरल बोलते हैं, MURAL, वो लगाया गया जिसमें अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया। उसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। तो मैं बीजेपी वाले बोला, मुबारक भाई, जल्दी चलो। बोले क्या तमाशा है? बोला है, आप लगा दिए अखंड भारत का। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बड़ी परेशानी होने वाली है कि आपने अपने पार्लियामेंट के अंदर उस नक्शे में सबको मिला लिया। तो अब बताइए आप, पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, बर्मा भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, पूरा अखंड भारत का ख्वाब श्री नरेंद्र मोदी लगा दिए अंदर। आप देखिए, अब आप लोगों को नहीं मालूम, क्या माने नहीं मालूम उस ममालिक में क्या होने वाला है, मगर हम तो क्लेम कर दिए हमारा है बोल के, क्लेम कर दिए विद कैपिटल C एंड तो क्लेम तो बहुत करते। देखिए, हम तो बोल रहे कि ले लो जाके आप अफगानिस्तान से शुरू करना चाहिए उनको। जो काम अंकल सैम नहीं करे, अंकल मोदी कर देंगे शायद, नहीं मालूम। जी, अस्सलाम वालेकुम असद साहब, मेरा नाम मोहम्मद वहीदुल्लाह खान है। मैं इमाम हूँ, दारुल फाउंडेशन उसका फाउंडर भी हूँ, और मैं हैदराबाद में जामा मस्जिद सईफ़ आज़मपुर में इमाम था और धर्मावंत कॉलेज में लेक्चरर था, और माशाल्लाह जामे निज़ाम का फ़ारिग हूँ, जहाँ से आपके दादा हज़रत फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी भी वहाँ के फ़ारिग थे माशाल्लाह। तो आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है अमेरिका में माशाल्लाह। तो मेरा सबसे पहले आपको एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको सवाल कर ले, आप दुआ दीजिए, दिल में सवाल कर लीजिए। हाँ, अच्छा रहेगा, सवाल कर सकते। सवाल ही है मेरा, तो रियासत तेलंगाना में आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बादशाह घर का मौक़िफ़ दिया है, किंग मेकर का मौक़िफ़ दिया है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जो है बादशाह कब बनना चाह रहे हैं और किंग कब बनना चाह रहे हैं? जबकि हम जब देखते थे मजलिस के फ़िलाक को, उसमें जो है 7 स्टार्स है, 7 सितारे हैं। तो हमारी ख्वाहिश, वो 7 सितारे कुछ और माने हैं। अच्छा। वो MLA के नहीं है, आप खुदा के लिए 7 पर लिमिट मत करिए मेरे को, मैं और बढ़ना चाह रहा हूँ। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ। तो हम जब देखकर ये समझते थे कि माशाल्लाह 3 थे तो 5 हुए, 5 से 7 हुए, 7 पर आके रुक गए। तो हमारे को ये जहन में आ रहा, पहले एक ही था, एक ही था, ये तो पता है जी, 62 में। जी जी जी, तो पत्थरगट्टी से ये सालार आए थे माशाल्लाह। तो अब ये है कि माशाल्लाह आपका आशीर्वाद कांग्रेस को रहा, तो माशाल्लाह कांग्रेस वहाँ पर हुकूमत करती रही। अभी रेवंत रेड्डी साहब हमेशा ये कहते हैं, असद भाई हमारा साथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे बस। अच्छा, उसका उनका जाने दीजिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह दूसरा मेरा ये है कि आपसे एक क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह आप जो है हिंदुस्तान में जाकर ख़ास तौर पर यूपी में 100 सीटों पे आपने इलेक्शन लड़ा माशाल्लाह। आप जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम आपकी पार्टी का नाम है, यकीनन जाना चाहिए। लेकिन मुखालिफिन ये कहते हैं कि आप हैदराबाद दक्कन के अंदर रियासत तेलंगाना में सिर्फ 7 सीटों पे लड़ते हैं, जबकि मैं समझ गया सवाल, बहुत पुराना सवाल है इसका। कितने सीट है तेलंगाना में असेंबली के? 119 हैं। यूपी में कितने हैं? 400। बिहार में कितने हैं? हाँ, 119 में 8 लड़े, 400 में अलायंस का हिस्सा थे हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ, हमको सीट दी लड़े। बिहार में हम लोग 19 लड़े। अब अच्छा, अब मैं तेलंगाना में मिसाल के तौर पर हुज्जत के लिए अभी फैसला नहीं, मैं लड़ रहा हूँ
इतना दर्द शुरू हो जाता, इतना तकलीफ हो जाती। देखे मियाँ यहाँ भी सौदा कर लिए, अब देखो मियाँ देखो वो देखो। अरे भाई सौदा करे तो भाई, मैं तो लोग जो मेरे को बोलते हैं, मैं बोलता हूँ भाई इतने में हुआ, मिला भाई 5% मेरा 95 आपका ले दो, ला के दो मेरे को, कुछ तो दो। तो हमारी पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है, हम स्ट्रेटेजी के मुताबिक काम करेंगे। हम पूरे 3 पार्लियामेंट पे अच्छा लड़ेंगे, किशनगंज, औरंगाबाद, हैदराबाद, और भी यूपी में हम देखेंगे, बिहार में भी देखेंगे, तेलंगाना में 24 दिसंबर में होंगे इलेक्शन। तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला अच्छा करने के लिए। तो मैं इस बात से को मानने को तैयार नहीं हूं कि इन पे आशीर्वाद रखो, उन पे आशीर्वाद रखो। नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं आपको। और फिर ये देखिए, नहीं पॉलिटिक्स, देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में किंग मेकर नहीं, किंग बनना ये सब ठीक है, मगर पहले आपको अपनी ताकत दिखाना पड़े। देखिए आपकी ताकत रहेंगी तो सब करेंगे। आज तेलंगाना में अगर 70,000 मुस्लिम बच्चे बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लास 6 से क्लास 12 तक, आपकी सियासी ताकत है। गवर्नमेंट से आप खुलाए वो, मैं अच्छी तरह मालूम मेरे को। जब ये स्कूल हमारी मीटिंग हुई थी सीएम से, हम बोले काम करो आप, कई मीटिंग हुई, उसके बाद ये तय करे, आज ये फ्री में पढ़ रहे। और करने की जरूरत है, बहुत करना है उनको, और गलतियां भी हैं उनके, वो भी हम बोलते हैं, और बोल रहा हूं अभी मैं। तो देखेंगे क्या होता है। और वो उनकी फिक्र मत करिए, वो लोग जो बोलते ना, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बोलता हूँ कि जो इस तरह की बात करता हूँ, बोलता हूँ भाई आपको अल्लाह के हवाले कर दिया, मैं बहुत अच्छा है, बोलो आप जितना बोलना है बोलो। क्योंकि बास चीज़ों का जवाब जो है आप, मैंने बल्कि पूरी चीज़ों का जवाब आपको हमको अल्लाह को देने का है। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारा मालिक है, इन्हों नहीं है कि इन्हों कोई खाना लिख के देने वाले हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे, वो फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहते। वो बोलना उनका इख्तियार है, जद्दोजहद करना मेरा काम है, मैं जद्दोजहद करते रहूँगा इंशाअल्लाह। एक सवाल तहरीरी है कि गैर दस्तावेजी तारिकीन वतन को दुरुस्त पासपोर्ट की अशद ज़रूरत है। अगर पासपोर्ट न मिल सके तो जनरल कौंसल जनरल से दरख्वास्त है कि शनाख्ती कार्ड जारी करवा सकें, जैसे कि मैक्सिको और दीगर ममालिक ने किया। क्या आप इस मसले को पार्लियामेंट में उठाने में मदद कर सकते हैं? नहीं, गैर दस्तावेजी का मतलब आप लोग यहाँ पर ओवरस्टे कर चुके हैं, उसका मतलब वही है। आप अनडॉक्यूमेंटेड, नहीं, पासपोर्ट पहले था नहीं था, माने रह गए, पसंद आ गया शिकागो बोल के, ठीक है। तो जब ओवरस्टे करे तो पासपोर्ट तो खत्म हो गया, पासपोर्ट को रिन्यू करने का है। तो वो मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम करना पड़ेगा। बट जो लोग अगर इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ते तो वो लोग सरेंडर करना पड़ता पासपोर्ट, वो मेरे को मालूम, एक प्रोसेस है। मगर आप जो सिनारियो आप बता रहे, उस बारे में मालूम करना पड़ेगा, मालूम करके मैं कुछ कमेंट कर सकूँगा, वरना मेरे को उसके बारे में इतना इल्म नहीं है। कुछ बोल दूंगा फिर उनका असाइलम का काम रुक जाएगा, और नहीं, और अंकल आने वाले हैं तो फिर कुछ यहाँ पढ़ के फूंक दिए, तो इसलिए थोड़ा मालूम करके ही बोलना अच्छा है। जी वालेकुम सलाम सर, आप बोलिए, सुन लो। दिसंबर में इलेक्शन होने वाले हैं तेलंगाना में। जी जी जी। हर पार्टी ये दावा कर रही कि वो इलेक्शन जीतेंगे। और करीब करके बोलिए आप। हाँ, तो आपका क्या प्रेडिक्शन है इसमें कि कौन सी पार्टी बरसरे इख्तिदार आएगी? नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पहले मैं जीत जाऊं, मजलिस जीत जाए, उसके बाद देखेंगे। नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको जी। पहले मुझे अपने घर को आबाद करना है। लेकिन आपको पूरे सीटों पे कॉन्टेस्ट नहीं, तो वो करेंगे नहीं करेंगे वो तो इलेक्शन के करीब बताएंगे। जी। मगर
फ़िरका परस्ती को रोकना हमारी जिम्मेदारी, हम रोकेंगे। 2014 में भी रोके, 2018 में भी रोके, मगर रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे प्रोग्रेस को रोक देंगे। मेरी जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस है मेरी पार्टी की, उसको तो रोक नहीं सकते आप। तो देखिए अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़े कुछ बोलूँगा तो बाज़ लोग खुश होंगे, बाज़ लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि वो लोग सस्पेंस में रहे, परेशानी में रहे। जब वक्त आएगा उस वक्त करेंगे। आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मुज़म्मिल है, मैं ज़िबाबाग से हूँ। मेरा असद भाई एक सवाल है। सुन देख लिया जी, बोलिए। माइक के लिए ये कांग्रेस कर्नाटक इलेक्शन में कही थी कि अगर हम इख्तिदार में आ गए तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। मेरा सवाल ये है कि इस तरह के मैनिफेस्टो से फ्यूचर में नेक्स्ट इलेक्शंस में कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो की वजह से माइनॉरिटीज़ को कुछ नुकसान तो नहीं हो? देखिए क्या है वो गालिब का शेर ना कि कौन जिया तेरे जुल्फ के सहर होने तक, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। तो नहीं मालूम मेरे को क्या करते नहीं करते ये लोग। इनके बहुत बड़ी बातें तो करते हैं लोग, अब नहीं मालूम क्या क्या करेंगे। मगर मेरा मानना यह है कि बैन अगर होगा तो कानूनी तरीके से होना चाहिए। बैन अगर आप खाली कर दिए और फिर उसके बाद उनको लीगल रिप्रीव मिल जाती है तो फिर उससे वो लोग और ताकतवर हो जाते। तो अब नहीं मालूम वो लोग किस किस को बैन करते, मगर अब तक तो जो शख्स को कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका का स्पीकर बनाया वो शख्स पब्लिकली मुस्लिम बच्चियों के हिजाब पहनने पर तनकीद किया और उन बच्चियों के सामने बोला कि तुम्हारे को क्या जरूरत है पहन के जाने की, तुम पढ़ो। उस शख्स को उन्होंने स्पीकर बना दिया। तो ये उनका रिकॉर्ड है। अभी गवर्नमेंट बन के 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो उनको टाइम देने की जरूरत है कि रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा उनको देखने के लिए कि वो कितना अपने वादों पर खरे उतरते हैं। मगर मुझे कांग्रेस से बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है। माशाल्लाह। और आपके दादा साहब जो खान साहब बता रहे थे, जेल से जब छूट के आए तो जलसे मुनक़्क़द करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो गौलीपुरा फीलखाना पहला जलसा हुआ माशाल्लाह। तो उसके बावजूद भी कोई भी घर से लाइट देना नहीं चाह रहे थे, माइक लगाने नहीं दे रहे थे। तो उस वक़्त के सेक्रेटरी मोतमद साहब जो मजलिस के थे, ख्वाजा साहब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब, नहीं ख्वाजा निज़ामुद्दीन नहीं, ख्वाजा भाई थे, निज़ामुद्दीन अलग है वो। फिर गुलाम गौस खां मुगलपुर के है वो। आपको पूरी बता रहा हूँ ना मैं, आप सुनिए आप। तो वो जो है मस्जिद के मोतमद थे वो, तो मस्जिद से लाइट दिए। अच्छा, मस्जिद के मोतमद थे जी। तो उसके बाद जो मजमुआ जो पहला जलसा हुआ तो शालीबंडा रोड तक गया, उधर अलियाबाद, इधर लाल दरवाज़ा, सुल्तान शाही, मुगलपुरा, हरी बोली, पूरी पब्लिक थी। जब उस वक्त लाइटिंग ऐसे ट्यूबा लगाते थे, तो पहला जलसा हुआ। उसके बाद पहला इलेक्शन आपके वालिद साहब जो जीते, मैं पूरी मेहनत करा, पुलिस के मारा खाया मैं, और मासूमा बेगम के अगेंस्ट इलेक्शन जीते। सही है। दूसरा, गौलीपुरे से गांधी के पुतले से नाटन पे सर पे खून बहता हुआ आपके वालिद साहब तशरीफ लाए, तो हम मरहम पट्टी करे, पानी पिलाए, रुकाए। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो आपको जो है सो आपके बुजुर्गों के तुफैल में ये आई और इसको कायम रख रहे हैं। आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह
आपको और अकबर को दोनों को जो है सो मदराज करे। तीसरी चीज़ आपकी नॉलेज में ला रहा हूँ कि आपके वालिद साहब की शादी में भी मैं अटेंड किया, जो आपको पता है या नहीं है नहीं मालूम, शादी कहाँ हुई थी? ये न तो पता नहीं, मकाम का जगह का पूछ रहा हूं मैं। लेडी हैदरी क्लब में शादी हुई थी और आपकी शादी हुई निजाम कॉलेज में, तो दोनों शादियां ये पता है। बहरहाल क्योंकि हैदराबाद जाना है, ये पता है। और आपकी खाला मेरी भाभी होना है, सैयद अब्दुल गफूर साहब मेरे भाई थे, उनकी वाइफ। आपके घर में उनको क्या बोलते हैं? शकील आंटी बोलते। शकील आंटी। तो इससे पहले भी मैं आपको ये रेफरेंस कोट किया था हैदराबाद में जब आया था। तो बहरहाल हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है आप ऐसी खिदमत करते रहें और अपनी जमात की अल्लाह तरक्की दे। आमीन आमीन। और मैं उससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं, आप पूरी हिस्ट्री बयान कर दिया। शुक्रिया, अल्लाह आपको अच्छा रखे, सलामत रखे। माशाल्लाह, खुशी हुई आपसे मिलकर। वाकई आप लोगों की मेहनत है, कुर्बानियाँ थी, यहाँ तक आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम असद ओवैसी साहब, मैं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अंबरपेट का स्टूडेंट हूँ। आपके स्कूल के टीचर्स मेरे को क्वेश्चन करते थे, लेकिन आज फ़ख्र की बात है कि मेरे को आपको क्वेश्चन करने का मौका मिला। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, तो यही हम चाह रहे कि आप क्वेश्चन करना। जज़ाकल्लाह, यही हम चाह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन, आपके राइट्स आपको मबूल करिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि तेलंगाना में जो माइनॉरिटी का 4% रिजर्वेशन है वो एक बात, और उसमें बड़ी चीज़ जो हम मुसलमानों की जागीर है तेलंगाना में वो है वक्फ बोर्ड लैंड, जिसको आज तक सेव करने में कामयाब बहुत कम लोग हुए हैं। और एक चीज़ है जो एजुकेशन का सिलसिला है और ओवरसीज़, खासकर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप जो है बच्चे माइनॉरिटी, आपकी क़यादत से माइनॉरिटीज़ के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो ओवरसीज स्कॉलरशिप मिल रही थी वो अभी भी मिल रही है, लेकिन जैसा स्टार्टिंग में गवर्नमेंट इशू कर रही थी अब बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। जज़ाकल्लाह। नहीं, 12 ओवरसीज स्कॉलरशिप यकीनन एक बहुत मुश्किल मरहला है, उसमें बैकलॉग है। हम लोग पुश कर रहे, बोल रहे, नए सैंक्शंस नहीं हो रहे क्योंकि बैकलॉग पैसे गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही। अब मिसाल के तौर पे 10 साल का तेलंगाना का तश्कील का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। 10 साल में गवर्नमेंट 15,000 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को दिए, उसमें से 15,000 का तो एलोकेशन हो गया, फिर 12,000 करोड़ दिए और उसमें से क्या हुआ, सिर्फ 8,000 करोड़ खर्चा हुआ, तो 4,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो उसमें ना सिर्फ ओवरसीज स्कॉलरशिप एक मसला है, बल्कि ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए जो गरीब बच्चों को गाड़ियां दी जाती थी वो भी रुका हुआ है। ऐसे कई स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट पे हम दबाव डाल रहे, प्रेशर डाल रहे कि आप जो ऐलान कर रहे उसको फुलफिल करिए आप। दूसरा सवाल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में है, तो यकीनन ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का इस्तेसाल हुआ है, हो रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और उसको रोकने का तरीक़ा ये है कि जो समरी एविक्शन पावर्स हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को हासिल है वो पूरे मुल्क में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को मिलने चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉ बनाना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद एक वकीलों की टीम्स को तैयार करके वो समरी एविक्शन पावर्स के लॉज बनाएंगे, गवर्नमेंट को एक बेर एक्ट बना के देंगे कि भाई आप इसको कानून की शक्ल दीजिए। जब तक वक्फ बोर्ड को हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की तरह एक कमिश्नरेट नहीं बनेगा, एविक्शन पावर्स नहीं मिलेंगे, ये बहुत बड़ी कोताही है। अब कोशिशें चल रही हैं मगर और मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं बराबर इस बात का इकरार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, जो क्वेश्चन अभी जो था अपने एसएलएम का अंडरकवरमेंट पेपर का, वो अंडरकवरमेंट पेपर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं अपने शिकागो में 10 साल 15 साल से, तो स्टेट ऑफ इलिनॉय यहाँ पर रिक्वायरमेंट जब लाइसेंस निकालते हैं उन लोग, तो उनको रिक्वायरमेंट ये है कि कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
तो जब उन लोग पासपोर्ट रिन्यूअल कराने कैसे जा रहे हैं कॉन्सुलेट के लिए, तो उन लोग मना कर रहे हैं कॉन्सुलेट में जो रिन्यूअल कराने के लिए पासपोर्ट। तो अगर ये चीज़ में अगर आप वहाँ पार्लियामेंट में कुछ आप नहीं, असलम का नहीं है ये जो ओवर से जो यहाँ आकर 10-15 साल से जो रह गए उन लोग, जब पासपोर्ट उन लोग का एक्सपायर हो गया, जब वैलिड कराने से जा रहे हैं अपने रिन्यूअल कराने के लिए कॉन्सुलेट में, तो वहाँ पर मना कर रहे हैं उन लोग। आई मीन उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं, उन लोग की पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीज़ा वैलिड नहीं, उन लोग स्टेटस में नहीं है उन लोग। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ इलिनॉय का ये रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कुछ भी आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वैलिड डॉक्यूमेंट्स तो जो उन लोगों को बस पासपोर्ट ही है वो। अगर इसमें अगर आप कुछ पार्लियामेंट में इसके बारे में अगर कुछ, ठीक है, मैं इंशाल्लाह थोड़ा मालूमात हासिल करके इसको पार्लियामेंट में भी रेस करने की कोशिश करूँगा और एक मुताल्लिका मिनिस्टर से भी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भिजाता हूँ। मगर मैं थोड़ा और डिटेल मेरे को चाहिए दिए तो अब अच्छा रहेगा। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर ताजुद्दीन अहमद है। जी जी। तो जो मौजूदा ज़माने में जो भारत जोड़ो यात्रा उसमें राहुल गांधी जो कर रहे हैं, और यहाँ पे रिसेंटली अमेरिका आके मुख्तलिफ़ शहरों में जाके भारत जोड़ो की तकरीर कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम माइनॉरिटीज़ की जो है हुकूक़ के सिलसिले में बात कर रहे हैं। यह फ्रॉड है या जस्ट ए टॉक? तो चले तो ज़रूर उन्होंने, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बराबर चले उन्होंने। मगर ये जो लड़ाई है ये आइडियोलॉजी की बुनियाद पर लड़ने की ज़रूरत है। आप आइडियोलॉजी की बुनियाद पे लड़ेंगे तभी आप जीत पाएंगे। अब मिसाल के तौर पे शिवसेना पार्टी है, शिवसेना के साथ अलायंस कर लिए और वही शिवसेना का चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे है। असेंबली में खड़े होकर कांग्रेस के मिनिस्टर बाजू बैठे हैं और उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया शिवसेना ने। आप कहां भारत को जोड़ रहे हैं? आप तो अलायंस ऑफ कन्वीनियंस करना चाह रहे। शिवसेना कैसे सेक्युलर हो गई? तो ये वही बोल रहा हूं कि आइडियोलॉजी की बैटल आप लड़िए तो आपको कुछ हासिल होगा, वरना तो आप खत्म ही खत्म होते जाएंगे। देखिए, आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ेंगे फिर इलेक्शन, आजकल इलेक्शन लड़ना इंडिया में इतना आसान नहीं है, पार्लियामेंट का इलेक्शन। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता, आपको एक टीम बनाना पड़ता, उस टीम में आपको एक डेटा क्रंचर की जरूरत पड़ती, आपको एक, जैसा अभी वोटर लिस्ट की बात की गई, वो आपको चेक करना पड़ता थ्रू आउट 4 years। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन होना आपके पास, फिर रिसोर्सेस होना आपके पास, फिर आपके पास कम्युनिकेटिव स्किल होना आपके पास। तो 6-7 चीज़ें मिलके आपको फायदा होता। अगर कोई ये समझेगा कि मैं यहाँ बैठ के तकरीर कर दूंगा और हैदराबाद का इलेक्शन जीत जाऊंगा, बोल तो बेवकूफ़ी है, वो हिमाकत है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को उनको करना है। कर्नाटका का जो मैंडेट है वो मेरी नज़र में कोई पॉजिटिव मैंडेट नहीं है। वो एक लोगों में गुस्सा पैदा हो गया था बीजेपी के करप्शन के ताल्लुक से, मगर असल रियल टेस्ट होगा पार्लियामेंट का इलेक्शन, उसमें देखना पड़ेगा क्या होगा। तो आइडियोलॉजी के ऊपर जब तक लड़ेंगे तो फायदा होगा। आए अमेरिका को आए, मैं भी पढ़ा हूँ अखबारात में, टीवी पर देखा हूँ, बहुत सी बातें उन्होंने की हैं, मगर अब जमीन पर क्या होगा? अब जैसा कि उन्होंने खुद अपनी अमेठी की सीट हार गए, आपके अमेठी की सीट जो है उनके दादी वालिद खानदानी सीट थी, हार गए अमेठी, अब उस सीट को नहीं बचा पाए। मगर ये चीज़ों पर उन लोगों को और करने की ज़रूरत है। जी, अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम। मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, टोली चौकी। मेरा नाम मोहम्मद अताउर रहमान है। अब आने वाले इलेक्शन में
कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टी अलायंस बना रहे हैं, वो आपकी पार्टी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुस्लिम लोकल पार्टीज़, अदर स्टेट के लोकल पार्टीज़ और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए आप दिल्ली में, नेशनल लेवल पे यूनाइटेड फॉर्म, तो उससे कुछ मुसलमानों माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा हो सकता है इंशाल्लाह। तो आपके इसके ताल्लुक से क्या है? देखिए, अलायंस वो लोग नहीं करना चाह रहे, वो उनका ज़ाती फैसला है, मगर मैं उनसे यही बोल रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद आप ये इलेक्शन के वक्त चीखा नहीं मारना, रोना नहीं। दूसरी बात ये है कि हम मजलिस केरला में नहीं जाती। मैं हैदराबाद से नहीं हूँ, मैं गुजरात से हूँ। शुक्रिया, गुजरात में मजलिस आके इलेक्शन लड़ी। गुजरात में कहाँ से आप? मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से हैं। गोधरा में जो इलेक्शन, अहमदाबाद में कौन से विधानसभा? जुहापुरा। जुहापुरा के हैं आप? हाँ जी। कौन एमएलए बना वहाँ पे? हमारे वहाँ जो बदरुद्दीन साहब थे वो हार गए। नहीं, जुहापुरा में एमएलए कौन है? अभी फिलहाल मुझे नहीं पता, मैं काफी टाइम से नहीं गया हूँ। तो शुक्रिया मजलिस का वहाँ आकर इलेक्शन। जुहापुरा वो इलाका है जहाँ पर अहमदाबाद का पूरा मेडिकल वेस्ट ला के डालते वहाँ पे, मेडिकल वेस्ट। और अगर आप रात में गए तो आपको देखना एक अच्छे पहाड़ है, सुबह में गए तो मालूम होता पूरा मेडिकल वेस्ट है वो। हाँ बोलिए आप। तो मजलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मजलिस ने आके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वहाँ पार्ट लिया, तो उससे जो मुसलमान गुजरात का जो मायूस था, यूथ में काफ़ी एम्पावरमेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ 200 मिलियन मुस्लिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोधरा में जो इलेक्शन हुआ म्यूनसिपल में, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की सपोर्ट से सरकार बनी, और कपड़गंज में मुड़ासा में। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मजलिस और हैदराबाद के मुसलमान का, जो 2002 के दंगों में गुजरात के मुसलमानों की जो मदद की। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चलें, ये आपके पास एक महीना चल रहा है ना सेलिब्रेशन का, ये डर हो रहा है मेरे को।